रीगल एम्ब्रेस एक साधना तकनीक थी जिसका एकमात्र उद्देश्य सबसे मजबूत सुरक्षा कवच बनाना था। इसका हर पहलू, हर हिस्सा उसी एक लक्ष्य की ओर समर्पित था। इसलिए इस तकनीक का अभ्यास करते हुए तेज विकास के कारण अस्थिर नींव का होना मूल रूप से असंभव था। ऐसा इसलिए था क्योंकि अगर जबरदस्ती इस तरह से साधना की जाती तो साधना का स्तर बढ़ता ही नहीं। लेकिन अगर किसी स्थिति में साधना का स्तर बढ़ता भी तो उसमें समय की कोई खास भूमिका नहीं होती थी। साधना तकनीक में प्रगति के लिए उस तकनीक के जिस विशिष्ट पहलू की जरूरत हर अलग साधना स्तर पर होती थी उसे पूरा करना अनिवार्य था। फाउंडेशन स्तर के लिए साधना शरीर में अनंत ऊर्जा भरने से आगे नहीं बढ़ती थी, बल्कि शरीर के भीतर साधना की नींव धीरे धीरे और मजबूती से बनाने से आगे बढ़ती थी। लेक्स के मामले में एक मजबूत नींव न केवल उसकी स्पिरिट के लिए बल्कि उसके शरीर और सोल के लिए भी बनानी थी। ये नींव साधना तकनीक की जरूरतों के अनुसार एकदम सटीक होनी चाहिए थी। और यह बनी हुई नींव भले ही देखने में एक ही रूप धारण करती थी, लेकिन वास्तव में यह उन तीनों को ही उन्नत कर रही थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि लेक्स का शरीर, आत्मा और चेतना तीनों ही मिलकर एक ही सत्ता बन चुके थे। तो फिर ये तथ्य कि नीले क्रिस्टल से निकलने वाली ऊर्जा लेक्स के साधना स्तर को फाउंडेशन स्तर के शिखर तक इतनी बेदागी से पहुंचाने में सक्षम थी, यह अपने आप में उस ऊर्जा की परम शुद्धता, जीवन शक्ति और सौम्यता का एक अविश्वसनीय प्रमाण था। ऐसा इसलिए था क्योंकि लेक्स ने वास्तव में कभी अपनी साधना तकनीक का उपयोग किया ही नहीं था, या यूं कहें कि उसे ऐसा करने का अवसर ही नहीं मिला था। इससे पहले ही वह ऊर्जा अपने आप उसके शरीर में इतनी सहजता से घुलने मिलने लगी कि उसने उसके साधना स्तर को ही ऊपर उठा दिया। दरअसल जिस पल लेक्स फाउंडेशन स्तर के शिखर पर पहुंचा, उसे गोल्डन कोर स्तर में प्रवेश करने से संबंधित जानकारी स्वतः ही प्राप्त हो गई। लेकिन उसने जानबूझकर उस क्षण उस स्तर में प्रवेश न करने का निर्णय लिया। ऐसा इसलिए था क्योंकि जहां एक और उसकी शारीरिक साधना की नींव तो मजबूत हो चुकी थी, वहीं उसके प्रोफेसर ने इस बात पर जोर दिया था कि उसकी मानसिक नींव तैयार करने के लिए उसे किसी न किसी प्रकार की उपलब्धि हासिल करना अत्यंत आवश्यक है। यह उपलब्धि क्या होगी, इसका निर्णय पूरी तरह से लेक्स को ही करना था। इसलिए वह चाहे तो हत्यारे के साथ हुई अपनी लड़ाई को अपनी उपलब्धि मान सकता था, या फिर सिस्टम में किए गए अपने अपग्रेड को। परंतु उसने पहले ही ये तय कर लिया था कि वह अपनी उपलब्धि के आधार के रूप में अरेज का ही उपयोग करेगा। अतः यद्यपि अनेक छोटे छोटे अरेज को आपस में जोड़कर तेजी से विशाल अरेज निर्मित करने की उसकी यह युक्ति अत्यंत ही बुद्धिमत्तापूर्ण थी, तथापि वह स्वयं अपने इस प्रयोग से पूरी तरह संतुष्ट नहीं था। उसे लगा कि वह और बेहतर कर सकता है। नतीजतन इस ऊर्जा ने खुद को मोड़ने के लिए दूसरे रास्ते ढूंढ लिए। यह अफसोस की बात थी कि लेक्स का घमंड उस पर हावी हो गया, वरना शायद आज वह नेसेंट दायरे में या उससे भी ऊंचे स्तर पर पहुंच गया होता। जब उसकी नींव बन गई तो ऊर्जा ने उसके शरीर को ठीक करना चाहा। लेकिन अगर उसके शरीर में ही इतनी कमियां थीं, तो उसे एकदम सही सुरक्षा कैसे मिल सकती थी। यहाँ रीगल एम्ब्रेस का एक छिपा हुआ पहलू काम आया, वह ये कि भले ही वह धीरे धीरे ठीक होता, लेकिन अंत में वह पूरी तरह से ठीक हो जाता। उसके शरीर में पहले से मौजूद जन्मजात कमियां ही रीगल एम्ब्रेस की ठीक करने वाली शक्तियों से बच पाती। तो फिर यह ऊर्जा कहां जाती, क्योंकि यह लेक्स के शरीर को और ज्यादा मजबूत तो कर नहीं सकती थी। उसे लेक्स की आत्मा के अंदर एक छलनी मिली और वह उसमें समा गई, जिससे सिस्टम पर लगातार बेहिसाब ऊर्जा की बौछार होने लगी। कोई सोच सकता है कि इतनी सारी ऊर्जा सिस्टम की तरफ क्यों जा रही थी, न कि उस लोड्स की तरफ जिसने शुरू में इस ऊर्जा की मांग की थी। इसका जवाब बहुत सीधा सा था। लेक्स के शरीर में जो ऊर्जा भर रही थी, वह असल में उस ऊर्जा का बहुत छोटा सा बचा हुआ हिस्सा था, जो लोड्स के काबू से बच निकला था। लोड्स खुद भी उस ऊर्जा को सोखकर खुशी के मारे पागल हुआ जा रहा था, लेकिन फिलहाल ये बात छिपी हुई थी। एजेस और जोसेफ हक्के बक्के रह गए, क्योंकि क्रिस्टल से निकलने वाली ऊर्जा को लेक्स के मामले में लोड्स और पोषण देने वाली बताया जा रहा था, लेकिन असल में ऐसा इसलिए था क्योंकि यह क्रिस्टल में मौजूद कुल ऊर्जा का 1% से भी कम हिस्सा था। अगर लोड्स बाकी की ऊर्जा को सोख न रहा होता, तो सिस्टम को बची हुई ऊर्जा सोखने का मौका मिलने से पहले ही लेक्स का शरीर सचमुच फट गया होता। लेक्स के शरीर से नीली रोशनी बाहर निकल रही थी, शुरू में तो सिर्फ उसके नाखूनों, कानों और नाक से, लेकिन धीरे धीरे ये चमक बढ़ती गई और उसकी त्वचा भी चमकने लगी। उसका शरीर हवा में ऊपर उठने लगा और जब वह जमीन से 3 फीट ऊपर पहुंच गया, तो उसके शरीर के चारों ओर एक जबरदस्त और भारी भरकम शक्ति का घेरा बनने लगा, जिसे महसूस करके वे दोनों अमर प्राणी भी सिहर उठे। ये शक्ति लेक्स की वजह से नहीं, बल्कि उसकी पीठ पर बने टैटू की वजह से पैदा हो रही थी। भले ही वे अमर थे, लेकिन वे उस बीज का मुकाबला कैसे कर सकते थे, जिससे आगे चलकर एक 5 स्टार दुनिया का जन्म होने वाला था। इससे भी ज्यादा जरूरी बात यह थी कि एक 5 स्टार दुनिया के तौर पर इसका दर्जा सिर्फ सबसे कम गारंटी वाली उपलब्धि थी, और इसमें इसकी ऊपरी सीमा को शामिल नहीं किया गया था। सबसे अहम बात यह थी कि ये दुनिया जैसी भी बनती, उसमें पहले से ही एक जागृत चेतना मौजूद होती। लेक्स को इन सब बातों की बिल्कुल भी जानकारी नहीं थी, क्योंकि जब उसके शरीर से सिस्टम में ऊर्जा स्थानांतरित हो रही थी, तो वह एक तरह की समाधि में चला गया था। कुछ ही सेकंड में ये 500% तक पहुंच गई, और फिर जब इसकी गति धीमी होने लगी और कुछ मिनट बाद जब उसका शरीर जमीन पर वापस आया, तो उसके पास 1200% ऊर्जा थी। कहने का मतलब यह था कि 1% से भी कम जो ऊर्जा लोड्स कंट्रोल नहीं कर पाया था, असल में उसी ऊर्जा से लेक्स को एक दुनिया से दूसरी दुनिया में 11 बार जाने के लिए काफी ऊर्जा मिल गई। यह ऊर्जा का एक ऐसा स्तर था जिसे पृथ्वी के अमर लोग भी इस्तेमाल नहीं कर सकते थे। कोई हैरानी की बात नहीं कि जो 2 अमर लोग ये सब देख रहे थे, वे पूरी तरह से हैरान रह गए। जब लेक्स उस तंद्रा से बाहर आया, तो उसे सिस्टम के कुछ नोटिफिकेशन सुनाई दिए, लेकिन वह सबके सामने उन पर ध्यान नहीं देना चाहता था। चलो वापस चलते हैं, उसने कहा, अपनी आवाज को मुश्किल से ही स्थिर रख पाते हुए। इन सब में सबसे बुरी बात कम से कम उसके लिए तो यही थी कि लेक्स उसके बाद भी अपनी साधना का स्तर सिर्फ पीक फाउंडेशन स्तर का ही दिखा रहा था। वह उन्हें कितना बेवकूफ समझता था। तुमने कहा था कि तुमने जगन को बाहर निकालने के लिए एक छोटा सा टुकड़ा बचा कर रखा है, लेक्स ने बेपरवाही से पूछा, जब वे उस फॉर्मेशन की ओर लौट रहे थे जो उन्हें यहां से बाहर ले जाएगा। हाँ बिल्कुल, अगिस ने जवाब दिया और घबराहट में घूंट भरा। यह उस टुकड़े से बहुत बहुत छोटा है जो तुमने लिया था, लेकिन जगन को आकर्षित करने के लिए ये काफी होना चाहिए। बुरा नहीं है। इस क्रिस्टल का क्या नाम है, उसने पूछा, और अब भी उस सुखद गर्माहट का आनंद ले रहा था जिसने उसके पूरे शरीर को घेर रखा था। हमें पक्का नहीं पता कि इसका कोई और नाम भी है या नहीं, क्योंकि इससे पहले इसका कोई रिकॉर्ड नहीं मिला है।
जोसेफ, जिसे ये क्रिस्टल मिला था, उसने इसे ब्लू क्रिस्टल एसेंस नाम दिया। यह एक बेहद शक्तिशाली विनाशकारी ऊर्जा से भरा है, जिसका इस्तेमाल आमतौर पर फॉर्मेशंस को शक्ति देने के लिए किया जाता है। अगिस ने उसे तिरछी नजर से देखा, लेकिन और कुछ नहीं कहा। दूसरी ओर लेक्स इस विनाशकारी विवरण को सुनकर काफी हैरान था। लेकिन उसे दोष भी कैसे दिया जा सकता था? उसके शरीर में तो इस ऊर्जा का 1% से भी कम हिस्सा था, इसलिए उसे यह ऊर्जा काफी सौम्य और सुखद ही महसूस हुई थी। मैंने इसके अध्ययन में कई साल बिताए हैं, ये समझने की कोशिश करते हुए कि यह आखिर बना कैसे, जोसेफ ने कहा, और बड़ी विनम्रता से खुद को बातचीत में शामिल कर लिया। उसे अचानक महसूस हुआ कि लेक्स के साथ अच्छे संबंध बनाए रखना बहुत जरूरी है। मैं ये तो पता नहीं लगा पाया कि यह असल में बना कैसे था, लेकिन मुझे ये जरूर पता चल गया कि यह किस तरह से नहीं बना था। ब्लू क्रिस्टल एसेंस के बनने की प्रक्रिया स्पिरिट स्टोन्स के बनने की प्रक्रिया से बिल्कुल भी मेल नहीं खाती थी, और न ही इसके आसपास कहीं ऊर्जा जमा होने की कोई प्रक्रिया चल रही थी। असल में इस इलाके के आसपास कहीं भी स्पिरिट स्टोन की कोई खदान मौजूद नहीं है। क्या तुम्हारे पास इस इलाके में ऐसे और भी क्रिस्टल हैं? मैं उनके बदले में कुछ लेन देन करने को तैयार हूँ। वैसे बात निकली ही है तो बता दूं कि तुमने मुझे जो चीजों की लिस्ट दी थी, उनमें से कई चीजें मैंने हासिल कर ली हैं। तुम जब चाहो आकर उन्हें देख सकते हो। मैं जल्द ही आने की कोशिश करूंगा, जोसेफ ने नजरें चुराते हुए जवाब दिया। उसे यह बात पक्के तौर पर पता थी कि पिछले कुछ दिनों में इस टैवर्न के अंदर या बाहर कोई भी अनजान व्यक्ति आया गया नहीं था। तो फिर लेक्स को ये जरूरी चीजें मिली कैसे? और उसे ये चीजें इतनी जल्दी मिल गईं। लेक्स के सराय में सुरक्षित लौटने पर उसने एजिस से कहा कि वह वहीं रुके, क्योंकि वह उसे जल्द ही प्लेटिनम की चाबी दे देगा। एजिस आज फिर से फेनरा को शिकार पर ले जाना चाहता था, क्योंकि पिछली बार शिकार पर जाते समय पिल्ले ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था, लेकिन लेक्स ने उससे कहा कि अगली बार चूंकि उसके सराय लौटने की पूरी संभावना थी, इसलिए फेनरा भी उसके साथ ही लौटेगा। अकेले होने पर लेक्स ने तुरंत अपने शरीर की जांच नहीं की। उसका शरीर अभी भी गर्म था और इतनी अधिक शक्ति बढ़ने के बाद भी वह अच्छा महसूस कर रहा था, लेकिन उसे थोड़ा सा चक्कर आ रहा था। उसका दिमाग अभी तक उसकी नई शक्ति को नियंत्रित करने का आदी नहीं था और इसी वजह से उसे परेशानी हो रही थी। किसी भी बात की परवाह न करते हुए लेक्स सीधे बिस्तर पर कूद गया और झपकी ले ली। हालांकि जिसे वह झपकी समझ रहा था, वह पूरे 2 दिन तक चली। उसकी नींद का एक हिस्सा इसलिए था क्योंकि उसका दिमाग एक बार फिर से नए अधिक शक्तिशाली शरीर के अनुकूल हो रहा था, और दूसरा उसकी पीठ पर बने टैटू की वजह से। वह टैटू थोड़ा बड़ा हो गया था और उसकी हर परत में और पंखुड़ियां दिखाई देने लगी थीं। पहले पंखुड़ियां 3 परतों में व्यवस्थित थीं, प्रत्येक परत में 5 पंखुड़ियां थीं। अब प्रत्येक परत में 6 पंखुड़ियां थीं। ये बदलाव देखने में बहुत बड़ा नहीं लग रहा था, लेकिन ये केवल देखने के लिहाज से था। कमल बहुत मजबूत हो गया था और उसमें अपार क्षमता आ गई थी, लेकिन इसके परिणामस्वरूप लेक्स के शरीर के साथ साथ उसकी शारीरिक शक्ति भी बढ़ गई थी। जब लेक्स आखिरकार जागा तो उसे बीते समय का बिल्कुल भी एहसास नहीं था। उसने बिल्ली की तरह अंगड़ाई ली और आलस से अपने बिस्तर पर लेटे लेटे ही सिस्टम चेक किया। नई सूचना 100% प्रगति पूरी हुई, होस्ट किसी भी समय सराय में लौट सकता है। नई सूचना 100% ऊर्जा का उपयोग हो चुका है, अतिरिक्त ऊर्जा को निष्क्रिय सिस्टम कार्यों में लगाया जा रहा है। नई सूचना 1100% अतिरिक्त ऊर्जा स्थानांतरित की जा रही है। नई इमारत सुविधाएं अनलॉक हुई। तारांकन नई सुविधाएं। तारांकन सराय की निगरानी के लिए नया स्टेटस पैनल अनलॉक किया गया। तारांकन कर्मचारियों के लिए नया स्टेटस पैनल अनलॉक किया गया। तारांकन कई घटनाओं को ट्रैक करने के लिए नया स्टेटस पैनल अनलॉक किया गया। तारांकन संभावित खोजों का पता लगाने के लिए नया स्टेटस पैनल अनलॉक किया गया। तारांकन नई इमारत सराय मालिक का कार्यालय भवन अनलॉक किया गया। तारांकन सराय मालिक का कार्यालय भवन। तारांकन एक छोटा भवन जहां सराय मालिक मिलने के इच्छुक मेहमानों से मिल सकता है। लेक्स ने अपनी भौहें ऊपर उठाई। उसे हैरानी हुई कि उसने सचमुच ऊर्जा की जरूरतों को पार कर लिया था। इसके अलावा जहां उसके नए अनलॉक हुए फीचर्स का विवरण सीधा साधा लग रहा था, वहीं उसे शक था कि असल में ऐसा ही होगा। तारांकन लेकिन ये सब इंतजार कर सकता था। अब घर जाने का समय हो गया था। लेकिन जिस पल वह गायब हुआ, लेक्स जिसकी आंखें बंद थी तुरंत समझ गया कि वह वापस आ गया है। ये हवा की ताजगी में था, हवा के साथ आती महक में और उसकी त्वचा पर पड़ती हल्की धूप में। उसके चेहरे पर एक मुस्कान आ गई जब उसने गहरी सांस ली और एक पल के लिए उसे रोककर एक संतुष्ट आह के साथ उसे बाहर छोड़ दिया। जब उसने अपनी आंखें खोली तो मैरी का एक प्रोजेक्शन वहां उसका इंतजार कर रहा था। उसके चेहरे पर जो मुस्कान थी वह लेक्स की मुस्कान से कम नहीं थी। सच कहूं तो जब तक लेक्स बाहर था वह पूरे समय बहुत ज्यादा घबराई हुई थी। वापसी पर स्वागत है इनकी पर, उसने सादगी से कहा। वापस आकर बहुत अच्छा लग रहा है, उसने मुस्कुराते हुए कहा। ये बहुत अच्छी बात है कि तुम्हारा मूड आज इतना अच्छा है, उसने आगे कहा, क्योंकि किसी ने रेगना द्वारा निकाले गए कामों में दिलचस्पी दिखाई है। लेकिन उसने कहा कि काम स्वीकार करने से पहले वह सराय के मालिक से मिलना चाहता है। मुझे उम्मीद है कि तुम उसे ये काम लेने के लिए मनाने को तैयार हो, क्योंकि यह सब कैसे आगे बढ़ता है इस पर निर्भर करता है कि तुम एक खरपति बनने की कगार पर पहुंच सकते हो। लेक्स न तो तैयार था और न ही उसे यह उम्मीद थी कि इनमें पहुंचते ही उसे तुरंत काम पर लगना पड़ेगा। लेकिन एक ट्रिलियनर बनने का प्रोत्साहन बहुत जबरदस्त था। ऐसा नहीं था कि उसे इस समय बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत थी, लेकिन वह जानता था कि आने वाले समय में उसे अपने काम का विस्तार करना होगा। इस विस्तार में न केवल बहुत सारा पैसा खर्च होगा, बल्कि किसी भी ऊंचे कल्टीवेशन लेवल के लिए कुछ भी खरीदने में हमेशा ज्यादा पैसे लगते हैं। उसने अभी अभी एक ऐसी ड्रिंक खरीदी थी जो एक अमर व्यक्ति पर भी असर कर सकती थी और उसकी कीमत लाखों में पहुंच गई थी। अगर वह कोई इमारत या सेवा खरीदता तो कीमत करोड़ों में भी जा सकती थी। बहुत ज्यादा आराम पसंद हो जाना एक गलती होगी। इसी सोच के साथ उसने बाहर टहलने जाने का विचार छोड़ दिया और सीधे काम में जुट जाने का फैसला किया। हालांकि कुछ भी करने से पहले उसने इनकीपर के ऑफिस की इमारत की तरफ देखा। हालांकि यह इमारत एक सेवा के तौर पर मौजूद थी, लेकिन इसका आकार और डिजाइन पूरी तरह से उसी के हाथ में था। अगर उसके पास काफी समय होता तो वह ये काम प्लानिंग कमीशन को सौंप देता, लेकिन चूंकि उसके पास समय नहीं था, इसलिए उसने ये जिम्मेदारी खुद ही उठा ली। उसने 1 मिनट तक सोचा कि इनकीपर जैसे ऊंचे दर्जे वाले व्यक्ति का ऑफिस कैसा होना चाहिए। वह इसे बहुत शानदार बना सकता था, लेकिन लेक्स को ऐसा करना अपनी हैसियत साबित करने की एक बेताबी जैसा लगा, या फिर बस दिखावटी और भड़कीला, जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं था।
वह इसे बेहद सादा और साधारण भी रख सकता था, लेकिन उसे लगा कि सांसारिक चीजों की जरूरत से ऊपर उठना और सादगी में ही सच्चाई ढूंढना जैसी बातें अब पुरानी और घिसी पिटी हो चुकी हैं। आखिरकार उसने फैसला किया कि वह इसे वैसा ही रखेगा जैसा उसे खुद पसंद है। उसका दिमाग, जो अब अपने ऊंचे कल्टीवेशन लेवल से मिली ऊर्जा की वजह से पहले से कहीं ज्यादा तेज हो चुका था, उसे अपने जीवन के हर उस ऑफिस की याद दिला रहा था जो उसे कभी पसंद आया था, और वह उनमें कोई समानता ढूंढने की कोशिश कर रहा था। जब वह न्यूयॉर्क में काम करता था तब उसने कुछ पेंट हाउस ऑफिस भी देखे थे, और अपने खुद के रेगुलर ऑफिस तो थे ही, इसलिए उसके पास अपने विचारों को आकार देने के लिए काफी सामग्री मौजूद थी। मिडनाइट मैनर के पास एक छोटे से पठार पर एक आयताकार इमारत उभर आई। उस इमारत तक पहुंचने के लिए एक कंकड़ पत्थर वाला रास्ता बना हुआ था, जिसके दोनों तरफ खुले बगीचे थे और रास्ते पर मशालें जल रही थीं। इमारत के अंदर ज्यादा कुछ नहीं था, क्योंकि यह सिर्फ उसके ऑफिस के तौर पर इस्तेमाल होने वाली जगह थी। एंट्रेंस एक बड़े हॉल में खुलता था, जिसमें संगमरमर का फर्श और ग्रेनाइट की दीवारें थीं, और सबसे आखिर में एक रिसेप्शन डेस्क था। दाईं ओर से एक वेटिंग रूम में जाया जा सकता था, लेकिन लेक्स के ऑफिस का दरवाजा रिसेप्शन डेस्क के पीछे कोने में था। एंट्रेंस हॉल के विपरीत, जिसका फर्श भूरे रंग का था, लेक्स के ऑफिस का फर्श काले संगमरमर का था। लेकिन ये सिर्फ सादा काला नहीं था, इस गहरे काले रंग में सोने की धारियां बह रही थी, जैसे पानी जमीन में समा रहा हो। ऑफिस के बाईं और दाईं ओर छत तक ऊंची किताबों की अलमारियां थीं, जो बिना किसी नाम वाली हॉट कवर किताबों से भरी हुई थीं। कमरे के बीच में कुछ सोफे रखे थे, जिनके आसपास कुछ सजावटी चीजें और पौधे लगे थे। उन सोफों के ठीक सामने पीछे वाली दीवार की तरफ एक अकेली डेस्क थी, जिसके नीचे एक ऑफिस की कुर्सी करीने से रखी हुई थी। पीछे वाली दीवार की बात करें तो इमारत के बाकी हिस्सों के विपरीत ये पूरी तरह से एक तरफा शीशे की बनी थी, जिससे मिडनाइट मैनर और बाकी सराय का एक विशाल नजारा दिखता था। लेक्स खुद अपनी आंखों से ये सब देखने के लिए इमारत के अंदर टेलीपोर्ट हो गया, और वहां पहुंचते ही उसे एक भारीपन और दबाव का एहसास हुआ। लेक्स पर इसका कोई असर नहीं हुआ, क्योंकि सराय में ऐसी कौन सी चीज थी जो सचमुच उसे प्रभावित कर सकती थी। फिर भी उसे वह दबाव महसूस हुआ, और वह तुरंत समझ गया कि ये दबाव उसके ऑफिस की दीवारों से ही निकल रहा था। उसका हर एक कदम भारी लग रहा था, लेकिन किसी तरह वह दबाव वाला एहसास डरावना नहीं था। इसके बजाय यह एक तरह की याद दिला रहा था कि वह किससे मिलने वाला है। जैसे जैसे वह आगे बढ़ा, उसके कदमों की आवाज खाली हॉल में जोर से गूंजने लगी। ये सुनकर वह तुरंत रुक गया, और उसके चेहरे पर चिंता की लकीरें उभर आईं। उसने एक बार चुटकी बजाई और फिर आगे बढ़ने लगा। अब उसके कदमों की आवाज जोर से गूंज नहीं रही थी। इसके बजाय उसका हर कदम बेहद हल्का और सम्मानजनक था, फिर भी पूरी तरह से खामोश नहीं था। वेटिंग रूम में झांकने की परवाह किए बिना लेक्स सीधे अपने ऑफिस में चला गया। एंट्रेंस हॉल के विपरीत यहाँ कोई भारीपन या दबाव महसूस नहीं हो रहा था। इसके बजाय कमरे में एक साफ और ताजगी भरी महक फैली हुई थी, जिसने लेक्स के अंदर कदम रखते ही उसे फिर से ऊर्जा से भर दिया, भले ही वह कुछ ही देर पहले सोकर उठा था और पहले से ही पूरी तरह से ऊर्जावान था। लेक्स को अपने ऑफिस में बेहद शांति और सुकून महसूस हुआ, मानो उसके दिल की गहराइयों से उसे यह एहसास हो रहा हो कि यह जगह पूरी तरह से सुरक्षित है। वह अपनी मेज तक गया, अपनी कुर्सी खींची और बैठ गया। जैसे ही वह बैठा, वह सराय के साथ और भी ज्यादा तालमेल में आ गया, उस समय से भी ज्यादा जब उसने होस्ट अटायर पहना हुआ था। ये होस्ट अटायर, जो इस समय एक 3-पीस सूट के रूप में था, लेक्स को सराय में होने वाली हर चीज पर पूरा नियंत्रण रखने की सुविधा देता था। यह उसके और सिस्टम के बीच एक माध्यम का काम करता था, क्योंकि अब उसे यह एहसास हो चुका था कि उसका सिस्टम जो कुछ भी करता है उसे पूरी तरह से समझ पाना तो दूर की बात है, वह तो उसकी गतिविधियों को समझना शुरू भी नहीं कर सकता था, फिर सीधे तौर पर उन्हें नियंत्रित करने की तो बात ही छोड़ दें। लेकिन जब वह कुर्सी पर बैठा तो ये तालमेल और भी एक कदम आगे बढ़ गया। उदाहरण के लिए, जहां वह सराय में किसी भी समय हर चीज के बारे में जान सकता था, वहीं उसे यह जानने के लिए कि क्या हो रहा है, पूरे सराय को स्कैन करना पड़ता था या किसी खास व्यक्ति को ढूंढना पड़ता था। लेकिन एक बार कुर्सी पर बैठने के बाद ऐसा लगता था जैसे उसकी नई मिली मानसिक शक्ति का एक हिस्सा हमेशा सिस्टम से जुड़े रहने में लग गया हो। सिस्टम के अंदर होने वाले हर काम को 0 से 100 तक के महत्व के स्तर के हिसाब से रैंक किया जा रहा था, और उसके मन के किसी कोने में उसे हर काम के नंबर पता होते थे। जैसे ही कोई ऐसा नंबर आता जो बहुत ज्यादा होता या कोई छोटी मोटी गड़बड़ी भी होती, तो उसे तुरंत पता चल जाता। इसके अलावा जहां पहले वह सामान्य स्कैन कर पाता था, वहीं अब वह किसी खास चीज को ढूंढ सकता था। हालांकि यह उसके लिए पूरी तरह से नया नहीं था, क्योंकि जब भी उसे कुछ जानना होता था तो वह सीधे मैरी से पूछ सकता था, फिर भी यह एक अच्छा फीचर था। उसका ध्यान कुछ चीजों की तरफ गया जो उसकी डेस्क पर रखी थी। वहां एक जर्नल, एक इंक पेन, एक दवात, एक लेटर ओपनर और कार्ड से भरा एक कार्ड होल्डर था, जिस पर बड़े अक्षरों में लिखे मिडनाइट के नीचे सिर्फ इनकी पर लिखा था। उसे पक्का यकीन था कि ये चीजें कोई आम चीजें नहीं हैं, लेकिन उसने फैसला किया कि सबसे पहले वह उस व्यक्ति के मामले को निपटाएगा जो रेगनार के अनुरोधों को लेने का इच्छुक था। फिर भी इस मामले को सुलझाने से पहले उसे 2 काम करने थे। पहला काम एक रिसेप्शनिस्ट रखने का था। लेक्स अपने किसी भी कर्मचारी को यूं ही चुनकर रख सकता था, लेकिन वह इसके बजाय एक खास रिसेप्शनिस्ट रखना चाहता था, जो शायद उसका असिस्टेंट भी बन सके। और इससे उसे अपने नए कर्मचारी स्टेटस पैनल का इस्तेमाल करने का मौका भी मिल गया। जहां पहले वह सीधे उन लोगों को काम पर रख सकता था जिन्हें सिस्टम एआई कहता था, यानी ऐसे जीवित कर्मचारी जो सराय में काम कर सकें और जिनके कौशल और गुण किस्मत के भरोसे होते थे, वहीं अब वह अपनी जरूरतों के बारे में कहीं ज्यादा बारीकी से बता सकता था। सबसे पहले उसने लिंग के तौर पर पुरुष को चुना। एक कुंवारे आदमी के तौर पर उसके लिए किसी महिला को रिसेप्शनिस्ट रखना ठीक नहीं होता। इसकी मुख्य वजह यह थी कि ऐसा करने से उसे अपनी जिंदगी में देखे गए उन सभी घटिया टीवी शो की याद आ जाती, जिनमें ऐसी ही कहानियां दिखाई जाती हैं। अपने ही कर्मचारी से प्यार हो जाने वाली यह घिसी पिटी कहानी इतनी पुरानी हो चुकी थी कि वह इस पर मजाक भी नहीं करना चाहता था। उसने उम्र, रूप, रंग, कद काठी जैसी चीजों को छोड़ दिया और सीधे अपने कौशल, क्षमताओं, वंश और साधना पर आ गया। उसने जो भी बदलाव किया, उससे उसके कर्मचारी की कीमत बहुत ज्यादा बढ़ गई, लेकिन लेक्स के पास खर्च करने के लिए काफी पैसा था। बिना किसी हिचकिचाहट के उसने ऐसी हर चीज चुन ली जो उसे जरा भी काम की लगी, जैसे कि तेज याददाश्त, हर बात याद रखने की क्षमता, एक साथ कई काम करने की असाधारण क्षमता, तेज मानसिक गणना शक्ति, असाधारण बोध शक्ति, बेहतरीन प्रतिक्रिया क्षमता, सबसे अच्छी सेहत, ठीक होने की क्षमता, जबरदस्त जीवन शक्ति और भी बहुत कुछ।
उसने ये पक्का किया कि सहायक में शिष्टाचार और नैतिकता की गहरी समझ हो। बदकिस्मती से वह सहायक को किसी ऊंचे दर्जे की साधना प्रणाली के साथ नहीं बनवा सकता था, क्योंकि हर किसी को शुरुआत तो एक आम इंसान के तौर पर ही करनी पड़ती है, लेकिन वह वंश चुन सकता था। रेगेलिया ब्लूम के अलावा जिसके साथ उसके सभी कर्मचारी शुरुआत करते थे, उसके पास 2 और विकल्प थे। रेगेलिया ब्लूम ऊर्जा को नियंत्रित करने में बहुत मददगार था, लेकिन यह जरूरी नहीं था कि उसके सहायक के लिए भी यही सबसे अच्छा विकल्प हो, इसलिए उसने बाकी 2 विकल्पों पर नजर डाली। अगले विकल्प का नाम था एनाक्रोनिस्टिक इग्निशन। जब उसने इसका विवरण पढ़ा तो लेक्स का मुंह खुला का खुला रह गया, और पहली बार उसे सचमुच जबरदस्त ईर्ष्या महसूस हुई। अपने कर्मचारियों से ईर्ष्या न करना उसके लिए मुश्किल था, क्योंकि वे सभी जन्म से ही इतने अद्भुत वंश के साथ पैदा हुए थे। लेकिन उसने अपनी भावनाओं पर काबू पाया, क्योंकि वह जानता था कि उसके पास भी अपने कुछ फायदे हैं, खासकर तब जब रीगल एम्ब्रेस पूरे ब्रह्मांड में अपने आप में अनोखा था। लेकिन यह अगला विकल्प, ये तो हद ही थी। रेगेलिया ब्लूम ब्लड लाइन की मदद से इस्तेमाल करने वाला एक खास दायरे के अंदर मौजूद हर तरह की एनर्जी पर काबू पा सकता था। इसमें यह तय करने वाला एकमात्र फैक्टर उसकी शारीरिक ताकत और सहन शक्ति होती थी कि वह कितनी एनर्जी को कंट्रोल कर सकता है। इस एनर्जी को किसी भी हथियार या चीज में डालकर इस्तेमाल किया जा सकता था, जो एनर्जी ट्रांसफर का माध्यम बनती थी। हालांकि इसमें कुछ सीमाएं और कीमत भी चुकानी पड़ती थी, जैसे कि ब्लड लाइन रखने वाले का लगातार और ज्यादा खूबसूरत होते जाना और इस्तेमाल करने वाले की एनर्जी को तेजी से ट्रांसफर करने की क्षमता। लेकिन सैद्धांतिक रूप से ऐसी ब्लड लाइन किसी भी इंसान को लगभग अजेय बना सकती थी। अगर लेक्स के पास ये ब्लड लाइन होती, साथ ही उसकी जबरदस्त रिफ्लेक्स और क्षमताओं के साथ, तो शायद उसे अपनी उस जबरदस्त डिफेंस का इस्तेमाल करने का मौका ही नहीं मिलता। सिर्फ ये बात कि एक ही ट्रेनिंग करने वाला कल्टीवेटर होने के बावजूद जेरार्ड एक नासेंट लेवल के कल्टीवेटर से मुकाबला कर पाया, ये साफ तौर पर दिखाता है कि यह ब्लड लाइन कितनी शक्तिशाली और जानलेवा थी। फिर भी एनाक्रोनिस्टिक इग्निशन, जिसे उसी लेवल का माना जाता था, लेक्स को काफी अजीब और बेतुकी लगी। रेगेलिया ब्लड के विपरीत, जिसका असर एक पूरे इलाके पर होता था, एनाक्रोनिस्टिक इग्निशन पूरी तरह से इस्तेमाल करने वाले के शरीर तक ही सीमित थी। हालांकि ये जो कर सकती थी वह ये था कि यह शरीर पर होने वाले या शरीर का हिस्सा बनने वाले किसी भी तरह के असर, स्थिति या विशेषता को पूरी तरह से हटाकर भविष्य के किसी समय के लिए टाल सकती थी। आसान शब्दों में कहें तो यह इस्तेमाल करने वाले के शरीर को माध्यम बनाकर समय के साथ छेड़छाड़ कर सकती थी। इसका इस्तेमाल छोटी मोटी चीजों से लेकर बहुत बड़ी चीजों तक के लिए किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, अगर इस्तेमाल करने वाला थका हुआ महसूस कर रहा हो, तो वह अपनी ब्लड लाइन का इस्तेमाल करके उस थकान के असर को अगले कुछ घंटों, दिनों या सालों के लिए टाल सकता था। यह उसकी अपनी क्षमता पर निर्भर करता था। इसके अलावा वह ऐसा तब तक लगातार कर सकता था जब तक कि उसकी ब्लड लाइन की शक्ति पूरी तरह से खत्म न हो जाए। लेकिन इसकी सबसे खूबसूरत बात यह थी कि ब्लड लाइन का पूरी तरह से खत्म हो जाना अपने आप में शरीर का ही एक ऐसा पहलू था जिसे टाला जा सकता था। इस तरह इस ब्लड लाइन का इस्तेमाल सैद्धांतिक रूप से कभी खत्म न होने वाला बन जाता था। बेशक बाद में इस्तेमाल करने वाले को उस डाले गए असर को झेलना तो पड़ता ही था, लेकिन इस्तेमाल करते समय उस असर की तीव्रता को भी तय किया जा सकता था। उदाहरण के लिए, थकान के मामले में मूल थकान का सिर्फ 5% हिस्सा ही इस्तेमाल करने वाले पर असर डालता था, लेकिन उसकी अवधि को बढ़ाकर उस कमी को पूरा कर दिया जाता था। ये तो सिर्फ कुछ साधारण सी चीजें थी जिन्हें टाला जा सकता था। ज्यादा मुश्किल चीजें गंभीर घाव हो सकती हैं, जैसे कि चाकू के घाव, बीमारी, जलना, जहर, अंगों को नुकसान, और अगर कोई काफी तेज हो तो मौत भी। लेकिन मौत को अनिश्चित काल तक टालने या दिल में चाकू लगने जैसे गंभीर घाव से तुरंत ठीक होने जैसी मामूली चीजें अब लेक्स को चौंकाने के लिए काफी नहीं थी। जिस चीज ने उसे पूरी तरह से हैरान कर दिया वह थी ब्लड लाइन का दूसरा असर, क्योंकि अब तक तो सिर्फ इसके एनाक्रोनिस्टिक हिस्से पर ही बात हुई थी। एनाक्रोनिस्टिक इग्निशन का पूरी तरह और सही तरीके से इस्तेमाल करने का तरीका यह था कि शरीर को जिस चीज से तकलीफ हो रही हो, उसे समय में आगे भेजने के बजाय उसे पूरी तरह से जला दिया जाए और उसे टाइमलाइन में कभी भी वापस आने से रोक दिया जाए। यह हिस्सा पहले हिस्से जितना आसान नहीं था, लेकिन अगर इसमें कामयाबी मिल जाती, मान लीजिए यूजर को कोई जानलेवा चोट लगी और उसने उस चोट के अपने शरीर पर दोबारा होने की संभावना को जलाकर मिटा दिया, तो उस घटना के जलने के आधार पर यूजर के अंदर जबरदस्त ऊर्जा भर जाती, जैसे कि खुद समय की तरफ से कोई इनाम मिला हो। तो संक्षेप में कहें तो इस ब्लड लाइन का कोई माहिर यूजर न सिर्फ लगातार जानलेवा हमलों को झेल सकता था और कुछ ही पलों में उन्हें मिटा सकता था, बल्कि हर उस चोट को मिटाने के साथ साथ यूजर कमजोर होने के बजाय और भी ज्यादा ताकतवर और ऊर्जावान बनता जाता था। इसमें लगभग कोई नुकसान नहीं था, लगभग, क्योंकि एक बार जब यूजर पहली बार इस ब्लड लाइन को एक्टिवेट कर लेता था तो उसे एक बेहद भयानक श्राप झेलना पड़ता था। उसका शरीर हमेशा के लिए बूढ़ा होना बंद कर देता था, जिससे वह असल में अमर बन जाता था। ओह, ये जानना कितना भारी बोझ था कि अब आप काम से कभी भी छुट्टी नहीं ले पाएंगे, क्योंकि आपका शरीर हमेशा के लिए अपनी सबसे बेहतरीन और सेहतमंद हालत में ही अटका रहेगा। लेक्स ने घूंट भरा और अपना ध्यान आखिरी ब्लड लाइन की तरफ मोड़ा। उसे इसके बारे में पढ़ने से लगभग डर ही लग रहा था। खुशकिस्मती से इसका नाम काफी सीधा साधा था और पिछले 2 नामों की तरह न तो इतना अनोखा था और न ही इतना डरावना। इसके अलावा पिछली 2 ब्लड लाइंस के विपरीत इसके असर भी इतने ज्यादा पेचीदा नहीं थे। इसे बस डेथ काउंटर कहा जाता था। इसका असर यह था कि यूजर अपने खून की एक बूंद कहीं भी छिपा सकता था, और एक बार जब यूजर की मौत हो जाती तो 24 घंटे बाद वह उसी खून की बूंद से दोबारा जिंदा हो जाता, पूरी तरह से सेहतमंद और अपनी ताकत के सबसे ऊंचे शिखर पर। खून को कहीं भी छिपाने पर दूरी या क्षेत्र की कोई पाबंदी नहीं थी, और अगर खून की बूंद किसी ऐसी रुकावट के पीछे छिपी होती जैसी कि उस सराय को सबसे अलग करती थी और 24 घंटे बीत जाते, तो जैसे ही उस रुकावट में जरा सी भी गड़बड़ी होती, इस्तेमाल करने वाला फिर से जिंदा हो जाता। यह कोई बहुत ज्यादा फैंसी चीज नहीं थी, बस इससे इंसान असल में अमर बन जाता था, यहाँ तक कि पिछली ब्लड लाइन से भी कहीं ज्यादा। यह कोई बहुत ज्यादा फैंसी चीज नहीं थी, बस इससे इंसान असल में अमर बन जाता था, यहाँ तक कि पिछली ब्लड लाइन से भी कहीं ज्यादा। लेक्स को अपना मूड ठीक करने में 1 मिनट लगा, क्योंकि वह इस बात से जूझ रहा था कि इतनी जबरदस्त ब्लड लाइन भी मौजूद है जो उसका सिस्टम उसके कर्मचारियों को दे सकता है, लेकिन वह खुद हमेशा के लिए बिना किसी ब्लड लाइन के रह गया था। आखिर अगर उसके पास कोई ब्लड लाइन होती तो अब तक वह एक्टिवेट हो जानी चाहिए थी, है ना? खैर, लेक्स ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और अपनी रिसेप्शनिस्ट के लिए एनाक्रोनिस्टिक इग्निशन को ब्लड लाइन के तौर पर चुना, जिससे कीमत बढ़कर 350 मिलियन एमपी हो गई, लेकिन इसे उसका इरादा नहीं बदला।
उसे समझ नहीं आ रहा था कि रेगलिया ब्लूम और एनाक्रोनिस्टिक इग्निशन की कीमतों में इतना ज्यादा फर्क क्यों था, जबकि दोनों ही अपने आप में काफी शानदार थी। लेकिन इन बातों पर सोचने का समय बाद में मिल जाता। उसे हैंडसम कहा जा सकता था अगर उसका शरीर इतना ज्यादा नाजुक ना होता। वह एक दुबला पतला सा आदमी था, ऐसा लगता था जैसे हवा का एक झोंका ही उसे उड़ा ले जाएगा। लेकिन उसके चेहरे के हाव भाव काफी सख्त और गंभीर थे। लूथर ड्यूटी पर हाजिर है सर। लूथर, तुम मेरे रिसेप्शनिस्ट बनोगे, लेक्स ने मुस्कुराते हुए कहा। तुम्हारी जिम्मेदारी बहुत बड़ी होगी, इसलिए मुझे उम्मीद है कि तुम इस काम को अच्छे से निभा पाओगे। मुझे ज्यादा मेहमानों के आने की उम्मीद नहीं है, इसलिए तुम्हारे पास काफी खाली समय होगा। मुझे उम्मीद है कि तुम उस समय का समझदारी से इस्तेमाल करोगे और जितनी जल्दी हो सके अपना कल्टीवेशन लेवल बढ़ाओगे। अगर मेरे अपने रिसेप्शनिस्ट का कल्टीवेशन लेवल बहुत कम हो तो ये थोड़ा शर्मनाक होगा। जैसा आप चाहें, लूथर ने झुकते हुए कहा, उसके चेहरे के भाव हमेशा की तरह स्थिर थे। मुझे जल्द ही एक मेहमान के आने की उम्मीद है, मैरी तुम्हें उसके बारे में सारी जानकारी दे देगी। जब वह आ जाए तो उसे अंदर भेज देना। लूथर ने और भी ज्यादा झुककर अभिवादन किया और फिर तुरंत लेक्स के ऑफिस से बाहर निकलकर अपनी डेस्क पर जाकर बैठ गया। लेक्स के ऑफिस से बाहर निकलते ही उसकी आंखों में एक गहरी और लगभग दुष्टतापूर्ण चमक उभरी, लेकिन उसने तुरंत उसे दबा दिया। वह भी एक आम रिसेप्शनिस्ट से ज्यादा कुछ नहीं था और चीजें अभी कुछ समय तक वैसी ही रहने वाली थीं। मैरी, मुझे रेगनार की सारी मांगों की सूची और उनसे जुड़ी कोई भी जानकारी भेजो, लेक्स ने अपनी कुर्सी पर वापस बैठते हुए कहा। उसने कुल 7 मांगें रखी हैं और उन्हें क्रम से सूचीबद्ध किया गया है। दूसरी मांग पूरी करने के लिए तुम्हें पहले पहली मांग पूरी करनी होगी। सभी मांगों को क्रम से ही पूरा करना होगा, भले ही वे आपस में जुड़ी हुई न लगें। रेगनार के अनुसार उसकी असली मांग अभी तक लिखी नहीं गई है। कोई भी व्यक्ति जो इन सभी 7 कार्यों को संतोषजनक ढंग से पूरा कर लेगा, केवल वही असली कार्य के बारे में जानने का हकदार बन पाएगा। लेक्स ने सिर हिलाया और उन 7 कार्यों पर नजर डाली। सच कहूं तो वे उसकी समझ से पूरी तरह बाहर थे। उन्हें पढ़ते समय भी वह ये नहीं समझ पा रहा था कि रेगनार आखिर चाहता क्या था। उदाहरण के लिए, पहला कार्य था बैड्रेवंस के एक मैदान में तारों को ढकते हुए अनगिनत चंद्रमाओं से भरे आसमान के नीचे एक जेडेड हॉर्न लालटेन जलाना। 5वां कार्य था गिल्डर की राख में तैरना, जबकि अंतिम कार्य था एक दिव्य आम के पेड़ की छांव में मृत्यु क्षेत्र का नाम फुसफुसाकर कहना। सच कहूं तो उसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि अगर आने वाला मेहमान उससे ये पूछ बैठे कि इन सब बातों का आखिर मतलब क्या है, तो वह उसे क्या जवाब देगा। खैर, लेक्स ने कंधे उचका दिए। अगर वह जवाब नहीं दे पाता तो वह बस उसे रेगनार से पूछने के लिए कह देता। कुछ ही देर बाद लूथर ने अपने ऑफिस का दरवाजा खोला और उस व्यक्ति का स्वागत किया जो रेगनार के काम करने की कोशिश करना चाहता था। जो अंदर आया वह 2.4 मीटर ऊंचा, सेंटोर, आधा इंसान आधा घोड़ा जैसा दिखने वाला एक जीव था। लेकिन घोड़े के निचले शरीर के बजाय उसका निचला शरीर भूरे रंग की चमड़ी वाला 6 पैरों वाला जीव था, जिसके पूरे शरीर पर जबरदस्त उभरी हुई मांसपेशियां थीं। उसका ऊपरी शरीर, जो अभी भी भूरे रंग का था, इंसानों जैसा था, लेकिन उसके 2 के बजाय 4 हाथ और 6 आंखें थीं। उस जीव के लंबे सीधे बाल उसकी पीठ पर और पूरे चेहरे पर फैले हुए थे और उसकी दाढ़ी तेज और नुकीली थी। उत्सुकता से लेक्स ने उसे स्कैन किया। 6755 लिंग, मादा कल्टीवेशन विवरण, प्रश्नवाचक चिन्ह, होस्ट के देखने के लिए बहुत ज्यादा प्रजाति, ब्रेवन हार्बिंगर मिडनाइट इन प्रेस्टीज लेवल। एक टिप्पणियां, हथियार के साथ ब्रेवन हार्बिंगर से ज्यादा जानलेवा सिर्फ एक ही चीज है, बिना हथियार वाला ब्रेवन हार्बिंगर। बिना किसी भेदभाव के कहें तो लेक्स सिर्फ उसके शरीर की बनावट देखकर कभी अंदाजा नहीं लगा पाता कि दिलियन एक मादा है। लेकिन फिर उसने पहले कभी उसकी प्रजाति का कोई जीव नहीं देखा था, इसलिए उसके पास नर या मादा की पहचान करने का कोई पैमाना नहीं था। जो भी हो, यह सच था कि वह देखने में बहुत ही जबरदस्त और डरावनी लग रही थी। जब लेक्स अपने ही ख्यालों में खोया हुआ था, तब दिलियन के मन में भी कई विचार चल रहे थे। वह हिनाली दरबार से थी और उसने हाल ही में एक नए संभावित सदस्य के आने के बारे में सुना था। उत्सुकतावश वह उसी समय सराय में आई जिस समय वे प्रतिनिधि आए थे जो लेक्स के लिए एक तोहफा छोड़कर गए थे। टेलीपोर्टेशन के अलावा उसे यहाँ कुछ भी बहुत ज्यादा प्रभावशाली नहीं लगा। हाँ, यहाँ बहुत सारी संभावनाएं थी। उदाहरण के लिए, वह छोटा सा गैलेक्टिक सॉवरेन कछुआ, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं था जो उसे हिनाली सभा के किसी नए सदस्य के लायक लगा हो। यहाँ तक कि वह ड्रैगन भी साफ तौर पर इनका सदस्य नहीं था। गिल्ड रूम के बोर्ड पर लिखे हुए जो काम उसने देखे, उनमें उसे थोड़ी बहुत दिलचस्पी जरूर हुई। असल में जिस चीज ने उसे सबसे ज्यादा आकर्षित किया वह थी उन कामों की कीमत। वह उन अनुरोधों को सराय के मालिक से मिलने का बहाना बनाना चाहती थी, लेकिन जैसे ही उसने दफ्तर में कदम रखा, उसे अपने पहले के घमंड पर पछतावा हुआ। वह एक संभावित सदस्य पर शक करने की सोच भी कैसे सकती थी। उसकी हैसियत इतनी ऊंची कब हो गई थी कि वह इस तरह का फैसला कर सके। इस इमारत की हर एक ईंट से निकलने वाले दबाव ने उसे अंदर तक हिला दिया था। फिर भी जिस आसानी से वह हॉल से दफ्तर में पहुंची, जो शांत और आरामदायक था, उसने उसे और भी ज्यादा डरा दिया। वह इतनी समझदार थी कि जब उसे कोई खामोश चेतावनी मिलती तो वह उसे पहचान लेती थी। इसलिए जिस पल उसकी नजर सराय के मालिक पर पड़ी, उसे उम्मीद थी कि उसकी रूह कांप उठेगी और उसकी आत्मा पर दबाव पड़ेगा। इसके बजाय उसने एक काफी सुंदर इंसान को देखा। उसका सजीला और सौम्य रूप, जो आमतौर पर उसे घिनौना लगता, इस बार उसकी आंखों को काफी भाया। उसके गोरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसकी आंखों में वह आम तिरस्कार नहीं था जो वह अक्सर डाउ लॉर्ड्स की आंखों में देखती थी, बल्कि उनमें विनम्रता झलक रही थी। अचानक वह अपने ख्यालों से चौंक गई और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। बिना किसी हिचकिचाहट के दिलियन घुटनों के बल बैठ गई और अपनी नजरें नीची करके विनती करने लगी, मेरी गलती माफ कर दीजिए महानुभाव, मेरी आंखें आपको देखने के लायक नहीं थीं। उसका दिल डर से कांप रहा था। हिनाली दरबार में काम करने वाली होने के नाते ये सोचा भी नहीं जा सकता था कि वह बिना इजाजत के किसी लॉर्ड की तरफ देखने जैसी मामूली गलती करेगी। फिर भी उसने ये कर दिया था। अब वह सिर्फ माफी और नरमी की उम्मीद कर सकती थी। आराम करो, लेक्स ने कहा, उसकी आवाज में बहुत नरमी थी। यहाँ मिडनाइट इन में हम अपने मेहमानों का बहुत ध्यान रखते हैं। सराय के मालिक का जवाब सुनकर दिलियन को राहत मिली। डाउ लॉर्ड्स का शिष्टाचार के प्रति बेपरवाह होना कोई अनसुनी बात नहीं थी, लेकिन वे ऐसा करते हैं या नहीं, यह उनका अपना अधिकार था।
उसकी हैसियत या ताकत चाहे जो भी हो, जब तक उसने दाव को नहीं छुआ था उसे उनके सामने साष्टांग प्रणाम करना ही पड़ता। लेकिन अब जब उसने उसे आराम करने को कह दिया था तो उसे अपनी विनम्रता का दिखावा जारी रखने पर जोर नहीं देना चाहिए था। दाव लॉर्ड से पेश आने का एक और बहुत जरूरी नियम यह था कि उन्हें अपनी बात दोहराने का कोई मौका न दिया जाए। उसने मन ही मन खुद को कोसा कि उसने कभी सराय के मालिक के बारे में फैली अफवाहों की सच्चाई पर शक क्यों किया था। अगर वह इतनी घमंडी न होती कि सराय की और जांच पड़ताल करने के लिए मालिक से मिलने की गुजारिश करती तो आज वह इस मुश्किल में न फंसी होती। डिलियन को तुरंत अपने निर्देशों का पालन करते देख, लेकिन साथ ही उसके शरीर से छलकते गहरे डर और पछतावे को भांपकर, लेक्स ने कई बातों को आपस में जोड़ा और तुरंत ही इस नतीजे पर पहुंच गया कि आखिर चल क्या रहा है। वह हल्का सा मुस्कुराया और बोला, कभी कभी हमारा अपना ही विशाल अनुभव हमारे लिए नुकसानदेह साबित हो सकता है। इस सराय में जब तक तुम सराय के किसी भी नियम को नहीं तोड़ती तुम पूरी तरह सुरक्षित हो। अब मुझे बताओ मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ। डिलियन का शरीर कांप उठा, लेकिन उसने किसी भी तरह के भटकाने वाले विचारों को खुद पर हावी नहीं होने दिया और लेक्स के सामने गहरे सम्मान के साथ सिर झुकाया। 1 मिनट बाद जब वह अपनी गहरी नमन की मुद्रा से ऊपर उठी तब उसने एक अत्यंत विनम्र स्वर में कहा, मैं डिलियन जोरमैंडर हूँ, हे महान स्वामी। हेनाली दरबार में एक रक्षक के पद पर कार्यरत हूँ। मैं यहाँ गिल्ड हॉल में जारी किए गए कुछ टास्क के संबंध में कुछ स्पष्टीकरण प्राप्त करने आई हूँ। तो फिर तुमने मुझसे संपर्क क्यों किया? उस व्यक्ति से क्यों नहीं जिसने ये कार्य जारी किए हैं? हे महान स्वामी, मुझे यह आशंका थी कि इन कार्यों का विवरण जांचने जैसा कार्य आपकी गरिमा के अनुरूप नहीं होगा, और यह भी कि जिस व्यक्ति ने ये कार्य जारी किए हैं वह आपके इस मंच का उपयोग किसी कुटिल या दुर्भावनापूर्ण उद्देश्य के लिए कर रहा हो सकता है। ऐसे में यदि इन कार्यों से संबंधित कोई विवाद या खबर सामने आती है तो उसका खामियाजा इन कार्यों के मूल रचयिता के बजाय स्वयं इस सराय को ही भुगतना पड़ेगा। सख्ती से कहा जाए तो डिलियन की बातें बिल्कुल सच थीं, और मौजूदा परिस्थितियों में यही सबसे बेहतरीन जवाब था जो वह दे सकती थी। जाहिर है पूरी सच्चाई ये थी कि उसे सराय के मालिक की असली ताकत और रुतबे पर शक था, लेकिन उसके दफ्तर के बाहर हॉल में उसे जिस जबरदस्ती का सामना करना पड़ा था उससे सारी गलतफहमियां दूर हो गईं। यह ऐसी चीज नहीं थी जिसे आसानी से गढ़ा जा सके। ओह, लेक्स ने कहा, अचानक काम की लिस्ट खोलकर उन्हें फिर से देखते हुए। सच कहूं तो इस नई जानकारी के बाद भी उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था, फिर भी वह उसे यह एहसास नहीं होने दे सकता था। दूसरी गुजारिश थोड़ी अजीब थी, एक बूढ़े मार्बल मून फ्रूट की आत्मा को गुदगुदाना। क्या यही वह काम था जिसमें कोई साजिश छिपी थी? लेक्स, जिसे बहुत ज्यादा गुदगुदी लगती थी, हमेशा से यही मानता था कि यह काम शैतान का है। या फिर तीसरी गुजारिश में कोई साजिश थी, एक अखरोट की मौत चुराना। इसमें तो साफ साफ मौत और चुराना जैसे शब्द लिखे थे। नहीं, लेक्स को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसलिए उसे इस मामले को एक अलग नजरिए से देखना पड़ा। ये काम रेगना ने दिए थे, तो क्या लेक्स को लगता था कि रेगना अपने कामों के पीछे कोई साजिश रच रहा है? उसे पक्का यकीन था कि रेगना ऐसा आदमी नहीं है, इसलिए वह सराय का इस्तेमाल किसी बुरे काम के लिए नहीं करेगा। वह एक ऐसा आदमी था जिसके कंधों पर बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी, इसलिए वह यहाँ बेकार में अपना समय बर्बाद नहीं करेगा। इन कामों के पीछे जरूर कोई और बात होगी, लेकिन जो भी राज था, लेक्स को पूरा यकीन था कि वह कोई बुरी चीज नहीं थी। साथ ही उसे वह 1 ट्रिलियन MP भी तो चाहिए थे। ये काम सराय के एक ऐसे मेहमान ने दिए हैं जो यहाँ अक्सर आता रहता है, एक ऐसा इंसान जिससे मैं खुद कई बार मिल चुका हूँ, लेक्स ने कहा। उसकी आवाज सर्दियों की धूप की तरह ही सुकून देने वाली थी। मुझे पूरा भरोसा है कि उसने ये गुजारिशें किसी ठोस वजह से ही की होंगी। वह हिचकिचा रही थी कि उसे इस बारे में और कुछ कहना चाहिए या नहीं। उसे लग रहा था कि जिस विषय को सराय का मालिक पहले ही सुरक्षित मान चुका है उस पर आगे बात करना कहीं गुस्ताखी न लगे। लेक्स, जो अब पहले से कहीं ज्यादा सिस्टम और उसके दायरे से जुड़ा हुआ महसूस कर रहा था, स्वाभाविक रूप से उसके चेहरे के हाव भाव पढ़ पा रहा था। हालांकि वह उसकी जाति से परिचित नहीं था, फिर भी अपनी इस बढ़ी हुई संवेदनशीलता की वजह से वह सहज ही यह भांप पा रहा था कि उसके मन में क्या चल रहा है। तुम्हारे मन में जो भी बात है उसे कहने से बिल्कुल मत डरो। आखिरकार तुम जितना ज्यादा बोलोगे मैं उतना ही ज्यादा सीखूंगा। जाहिर है लेक्स ने ये दूसरी बात जुबान से नहीं कही, बस मन ही मन सोची। आखिरी काम एक दिव्य आम के पेड़ की छांव में बोलना और खासकर उस जानलेवा इलाके का नाम लेना। ... अगर इसे पूरी सावधानी से न किया जाए तो ये हेनाली चैंपियंस टूर्नामेंट की तैयारियों में रुकावट डाल सकता है। ऐसी गुस्ताखी ऐसी नहीं है जिसे आसानी से बर्दाश्त किया जा सके। डिलियन की हिम्मत नहीं हुई कि वह सीधे सराय वाले की आंखों में देखे, भले ही उसने भरोसा दिलाया था कि सब ठीक है, लेकिन वह इस जानकारी पर सराय वाले की किसी भी प्रतिक्रिया पर नजर रखे हुए थी। आखिरकार दाव लॉर्ड्स को भी हेनाली का हुक्म मानना पड़ता था, लेकिन कोई प्रतिक्रिया नहीं हुई। सराय वाला पहले की तरह ही बेपरवाह था, मानो उसे इस बात से जरा भी फर्क न पड़ता हो। शायद इस काम का असली मकसद, उसने आखिर में कहा, उसकी आवाज ऐसी थी मानो वह किसी छोटे बच्चे को कोई आसान सी बात समझा रहा हो, किसी ऐसे इंसान को ढूंढना है जो बिना कोई दिक्कत पैदा किए इस जरूरत को पूरा कर सके। मुझे पक्का यकीन है कि उसका इरादा अपने लिए बेवजह की मुसीबतें खड़ी करना नहीं है, बल्कि वह तो किसी ऐसे इंसान की तलाश में है जो इसे करने की हिम्मत रखता हो और जिसमें इसे कामयाबी से पूरा करने का हुनर भी हो। अगर तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पास जरूरी हुनर की कमी है तो मेरा मशवरा यही है कि तुम ये काम अपने हाथ में मत लो। डिलियन ये सुनकर चौंक गई और किसी तरह उसे लगा कि यह उसके लिए एक चुनौती है। हालांकि सराय के मालिक की आवाज में उसे सच्ची फिक्र के सिवा कुछ और सुनाई नहीं दिया, मगर अपनी ही सुरक्षा के लिए उसके साहस और हुनर पर सवाल उठाए जाने की बात ने उसे किसी भी अपमान से कहीं ज्यादा चोट पहुंचाई। वह इतनी भी बेवकूफ नहीं थी कि हेनाली को नाराज करने की कोशिश करे, लेकिन ... अचानक उसके मन में ये जानने की उत्सुकता जाग उठी कि वे किसी इंसान में किस तरह की खूबियां चाहते हैं जब उनका महज एक छोटा सा इम्तिहान ही इतना कठिन है। नहीं, मैं किसी और को ये काम करने का जोखिम नहीं उठाने दे सकती, कहीं वे इसे बिगाड़ न दें। मैं ये जिम्मेदारी खुद अपने कंधों पर लूंगी, उसने कहा। ऐसा कहते हुए वह खुद को भी तसल्ली दे रही थी और सराय के मालिक को भी बता रही थी। उसने डिलियन की ओर देखकर मुस्कुराया, उसकी आंखों में इतनी नरमी और अपनापन था जितना तो खुद उसके अपने पिता ने भी कभी उसके प्रति नहीं दिखाया था। और फिर उसने कहा, तो फिर मेरी शुभकामनाएं तुम्हारे साथ हैं। उसकी शुभकामनाएं सचमुच उसके साथ थी, क्योंकि इस काम में 1 ट्रिलियन MP दांव पर लगे हुए थे।
जैसे ही गिलियन वहां से चली गई, सराय का मालिक भी पीछे हट गया और इस तरह लूथर को अपनी मर्जी से कुछ भी करने की पूरी आजादी मिल गई। सराय के मालिक ने उसे अपनी आध्यात्मिक शक्तियों को बढ़ाने का सुझाव दिया था और यहाँ तक कि उसे इसके लिए एक बेहतरीन तकनीक भी सिखाई थी। लेकिन लूथर का मन कहीं भी टिक नहीं पा रहा था। उसने कई घंटे सराय के माहौल और कामकाज को समझने में बिताए। फिर सराय के मालिक के रिसेप्शनिस्ट के तौर पर अपनी हैसियत का इस्तेमाल करते हुए उसने सराय के सबसे मशहूर कर्मचारियों में से एक जेरार्ड से मिलने का समय तय किया। आपसे मिलकर बहुत खुशी हुई, जेरार्ड ने कहा। वह हमेशा की तरह ही बेहद मिलनसार और खुशमिजाज लग रहा था। रेगेलिया ब्लूम के प्रभाव के कारण उसके रूप रंग में जबरदस्त बदलाव आ गया था। अब वह किसी बुजुर्ग की तरह नहीं, बल्कि एक बेहद आकर्षक और परिपक्व नौजवान की तरह दिखाई देता था। उसकी तुलना में नाजुक मिजाज लूथर काफी कमजोर और साधारण सा लग रहा था। फिर भी जेरार्ड ने उसकी आंखों में एक ऐसी चमक और जोश देखा जिससे उसे यह अंदाजा हो गया कि इस इंसान को हल्के में लेने की भूल नहीं करनी चाहिए। सीनियर जेरार्ड, लूथर ने अपनी बात शुरू की। उसकी आवाज में विनम्रता भी थी और पेशेवर गंभीरता भी। अपनी नियुक्ति के बाद से मैं कुछ रिसर्च कर रहा हूं और अगर आपको कोई आपत्ति न हो तो कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर मैं आपसे चर्चा करना चाहता हूं। ओह, पहल कर रहे हो, मुझे ये पसंद आया। बताओ, तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? जी सीनियर, मेरे ध्यान में यह बात आई है कि हाल ही तक सुरक्षा का ज्यादातर काम उन गार्ड्स द्वारा संभाला जा रहा था जिन्हें लेडी कॉस्मोस प्रतियोगिता के लिए बाहर से बुलाया गया था। लेकिन जब से प्रतियोगिता खत्म हुई है, वे गार्ड्स भी वापस चले गए हैं। उस पूरे समय के दौरान और अब भी कई मेहमानों ने सराय के नियमों को कोई अहमियत नहीं दी और उन्हें लगातार तोड़ते रहे, जिससे सुरक्षाकर्मियों का काम बहुत बढ़ गया। अब जब वे अतिरिक्त गार्ड्स चले गए हैं तो आपकी टीमें पहले से कहीं ज्यादा व्यस्त हो गई होंगी, है ना? ये सच है। मेरा मानना है सीनियर कि लोग बार बार नियमों को तोड़ने की कोशिश इसलिए करते हैं क्योंकि सराय मालिक बहुत ज्यादा नर्म दिल है। जाहिर है, उनकी जैसी ऊंची हस्ती सभी मेहमानों को बच्चों से ज्यादा कुछ नहीं समझेगी और इसलिए उनके साथ नरमी से पेश आएगी। लूथर की आंखों में एक दुष्ट चमक दिखाई दी। लेकिन सराय और सराय के मालिक के प्रतिनिधियों के तौर पर हमें उस सम्मान को बनाए रखना होगा जिसके वे हकदार हैं। मेरा मानना है कि अगर हम नियम तोड़ने वालों के खिलाफ थोड़ा सख्त रवैया अपनाएं तो बाकी लोग नियम तोड़ने की हिम्मत ही नहीं करेंगे। तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? तुम्हारे मन में क्या चल रहा है? जेरार्ड ने पूछा। उसके चेहरे के हाव भाव थोड़े और गंभीर हो गए थे। सुरक्षा से जुड़े मामलों में वह किसी भी बात को हल्के में नहीं लेता था और यह मामला जिसमें उन्हें काम करने के तरीके में बदलाव का प्रस्ताव रखने की पहल करनी थी, विशेष रूप से ऐसा था जिस पर उसका पूरा ध्यान देना जरूरी था। अगर मैं पूरी तरह से सच कहूं तो अगर सब कुछ मेरे हाथ में होता तो नियम तोड़ने वाले हर व्यक्ति को मौत की सजा मिलती। लूथर ने कहा। उसकी आंखें सिकुड़ गईं। लेकिन चाहे कुछ भी हो जाए, हमें सराय की साख को धूमिल नहीं होने देना चाहिए। इसलिए अलग अलग तरह की गलतियों के लिए अलग अलग तरह की सजाएं होनी चाहिए। उस स्थिति में अगर हम मेरे तरीके से काम करें तो पहली बार गलती करने वाले को सबसे हल्की गलती के लिए सराय में आने पर 1 साल का बैन लगेगा, जबकि बार बार गलती करने वाले पर हमेशा के लिए बैन लगा दिया जाएगा। हम गिल्ड रूम में उनके द्वारा किए जा रहे या मांगे जा रहे किसी भी काम को भी रोक सकते हैं। इसके अलावा समस्या कितनी गंभीर है, इस आधार पर सजा और भी कड़ी हो सकती है। मेरी जानकारी के अनुसार कुछ समय पहले कुछ लुटेरों ने इन पर हमला किया था और वे अभी भी इन में ही कैदियों के तौर पर बंद हैं। हाँ, बात यही है, जेरार्ड ने जवाब दिया। वह कैदियों की सुरक्षा और उनके खान पान की जरूरतों का ध्यान रखता था, इसीलिए वह उन गिने चुने लोगों में से एक था जिन्हें अभी भी उन कैदियों के बारे में पता था। बाकी लोग तो शायद उनके बारे में भूल ही चुके थे। वे लुटेरे थे जिन्होंने इन पर हमला किया था। उनमें से कई को मार डालने के बजाय पकड़ लिया गया था। इनकी पर को उन्हें मौत की सजा देना ठीक नहीं लगा, इसलिए उन्हें अब तक इन में ही छिपाकर रखा गया है। बहुत बढ़िया, तो इसी सोच को आगे बढ़ाते हुए हमें एक तहखाना या जेल भी बनानी होगी। जो मेहमान बहुत गंभीर नियम तोड़ते हैं उन्हें जेल में डाला जा सकता है या किसी और तरह से सजा दी जा सकती है। बेशक इससे जुड़े मामलों के लिए हमें इनकी पर से इजाजत लेनी होगी, लेकिन उन्हें प्रस्ताव देने से पहले हमें एक पूरा और ठोस प्रस्ताव तैयार कर लेना चाहिए। इसके अलावा मैंने देखा है कि हमारे पास कई शक्तिशाली साधक हैं, लेकिन उनमें से ज्यादातर निचले स्तर के हैं। हमें भर्ती की एक पूरी योजना तैयार करनी चाहिए और उसे इनकी पर के सामने पेश करना चाहिए। कुछ मेहमान सचमुच बहुत प्रतिभाशाली हैं और हमें उनकी क्षमताओं का पूरा इस्तेमाल करना चाहिए। साथ ही मैंने देखा है कि हमारे पास बहुत सारे कर्मचारी हैं और उन सभी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव किया जाता है, लेकिन बहुत कम लोगों को ही अतिरिक्त फायदे मिलते हैं, जिसकी वजह से हर कोई लापरवाह हो गया है। मुझे लगता है कि हमें एक ऐसा प्रमोशन सिस्टम बनाना चाहिए जो कर्मचारियों को और ज्यादा मेहनत करने के लिए प्रेरित करे। लूथर की आंखों में शैतानी चमक और भी ज्यादा तेज हो गई। उसका दिमाग बहुत ही हिसाब किताब वाला और गणितीय था और सराय जितनी भी शानदार क्यों न हो, उसमें बहुत सारी कमियां थीं। बेशक ये सराय के मालिक की गलती नहीं थी, बल्कि उन कर्मचारियों की वजह से था जिन्हें वह काम में कमजोर पाता था। सराय के मालिक ने उस पर भरोसा किया था और लूथर उसे निराश नहीं करेगा। इस बात का वह पूरा ध्यान रखेगा। लेक्स ने लूथर को छुट्टी दे दी थी क्योंकि उसे अब और मेहमानों के आने की उम्मीद नहीं थी और वह उस सराय को घूमना चाहता था जिससे वह इतने लंबे समय से दूर था, लेकिन ऐसा हो न सका। सराय के कई कर्मचारियों ने मालिक से मिलने की अर्जी दी क्योंकि उनके पास बताने के लिए बहुत कुछ था। हालांकि मैरी ने उसे उन सभी मामलों के बारे में बताया था जिन पर उसका ध्यान जाना जरूरी था, लेकिन वह सिर्फ बड़े मामलों तक ही सीमित था। सराय से जुड़ी छोटी छोटी बातें जिन्हें वह अपनी गैर मौजूदगी की वजह से नजरअंदाज कर गया था, वे बहुत सारी थीं। खैर, वह किसी को दोष नहीं दे सकता था और न ही काम से बचने से उसका काम कम होने वाला था। उसने एक एक करके सबसे मिलना शुरू किया। सबसे पहले वह उस विशाल गैलेक्टिक कछुए से मिला जिसने ग्रीनहाउस में उससे मिलने का अनुरोध किया था। असल में अब इसे ग्रीनहाउस नहीं बल्कि एक फॉर्म कहा जाना चाहिए क्योंकि इसका आकार बहुत बड़ा है और इसमें पैदावार भी जबरदस्त होती है। मिडनाइट एंड की ढलान वाली पहाड़ियों पर सब्जियों के खेत लगाए गए थे और पास में कई फलों के बाग भी थे। ग्रीनहाउस की सुरक्षा के लिए बनाया गया सुरक्षा फॉर्मेशन कई बार अपग्रेड किया जा चुका था, उसके आकार में भी और उसके काम करने के तरीके में भी। चूंकि इसे सिर्फ अंदर आने वालों को भ्रमित करने और उन्हें बहुत ज्यादा अंदर तक जाने से रोकने के लिए बनाया गया था, इसलिए ये अपग्रेड ज्यादा महंगे नहीं थे, या कम से कम 700 मिलियन एमपी की कीमत पर ये बहुत ज्यादा महंगे तो बिल्कुल नहीं थे।
इसी वजह से ग्रीन हाउस अब तक सुरक्षित रहा था। हालांकि अब लेक्स मेहमानों के लिए फलों को तोड़ने की गतिविधि भी शुरू करने के बारे में सोच रहा था। तुम कैसे हो? लेक्स ने उस विशाल कछुए के सामने प्रकट होते हुए पूछा, जिसने अपनी शैल को जमीन में गाड़ रखा था। लेक्स को कोई अंदाजा नहीं था कि वह क्या कर रहा था, और न ही वह पूछना चाहता था। एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी दुर्घटना हो गई है, कछुए ने धीरे से कहा। हाँ, बस एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी दुर्घटना। अरे, कोई मेरी बात क्यों नहीं सुनता? क्या दुर्घटना हुई? लेक्स ने पूछा, अचानक गंभीर होते हुए। ये पहली बार था जब उसने कछुए को किसी स्थिति पर से नियंत्रण खोते हुए सुना था। तो एक मेहमान ने मुझे एक पौधा लगाने और उसे सराय में जल्दी से बड़ा करने में मदद करने के लिए अच्छा खासा कमीशन दिया। क्योंकि पौधे के बढ़ने के लिए जरूरी हालात आमतौर पर मिलना बहुत मुश्किल था, इसलिए मैंने हाँ कर दी। शुरू में सब ठीक था, फिर उस पौधे में चेतना जाग गई। फिर वह सराय की जमीन के नीचे छिपी हुई डिलिंक्वेंट वाइपर वाइन के साथ मिल गया और उन बेलों पर कब्जा कर लिया। ये खबर सुनकर लेक्स बहुत ज्यादा घबरा गया, क्योंकि डिलिंक्वेंट वाइन्स इनकी पूरी सीमा तक फैली हुई थी और सराय के सुरक्षा सिस्टम का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा थी। यही वो चीजें थी जो किसी भी उपद्रवी को गार्ड या सुरक्षा कर्मियों के पहुंचने से पहले ही रोक लेती थी। अगर कोई इनके सुरक्षा सिस्टम को ही हाईजैक कर ले तो ये बहुत बड़ी मुसीबत हो सकती थी। मुझे दिखाओ, लेक्स ने गंभीर होकर कहा। कछुए ने एक पल सोचने के बाद करवट बदली। उसके ऊपर जो मिट्टी ढकी हुई थी वह जमीन से उखड़ गई और चारों तरफ बिखर गई, लेकिन बीच में एक खाली जगह रह गई जहां कछुआ था। वहां जमीन में एक छोटा सा लेकिन बहुत ही जाना पहचाना पौधा था। इगशिमा, लेक्स ने अचानक चौंकते हुए कहा। उसे वह चेतन पौधा अच्छी तरह याद था, क्योंकि जब उसने उसे पहली बार मिडनाइट गेम्स के दौरान देखा था तो उसने उसे जबरदस्त झटका दिया था। लेकिन यह इगशिमा नहीं हो सकता था, क्योंकि उसे याद था कि उसे एक नोटिफिकेशन मिला था जिसमें बताया गया था कि वह मर गया है और उसका एमपी बैलेंस उसके वारिस को भेज दिया गया है। फिर भी वह पौधा इतना मिलता जुलता लग रहा था कि इसे महज एक इत्तेफाक नहीं माना जा सकता था। मेरा नाम डोनाल्ड है, उस छोटे पौधे ने कहा। यंग डोनाल्ड। नमस्ते यंग, लेक्स ने थोड़ी हैरानी और मजाक के अंदाज में कहा, जब उसे एहसास हुआ कि यह पौधा भी असल में एक कर्मचारी है। लेकिन कछुए के उलट, जिसने खुद को एक कर्मचारी के तौर पर नौकरी पर रखा था, इस बार सिस्टम ने डोनाल्ड को सिर्फ उस अनोखे माहौल की वजह से पैदा हुआ माना जो उसने मुहैया कराया था, और इसलिए उसे सिस्टम के एक हिस्से के तौर पर एक कर्मचारी के रूप में स्वीकार कर लिया। मुझे बताया गया है कि तुमने इनके नीचे फैली हुई बेलों पर कब्जा कर लिया है। तुम्हारी क्या मंशा है, छोटे पौधे? उस पौधे पर लगी कुछ हरी पत्तियों का रंग बदल गया, मानो वे शर्म से लाल हो गई हों। मेरा ऐसा करने का कोई इरादा नहीं था, कसम से। ये तो बस अपने आप ही हो गया। खैर, मुझे उम्मीद है कि तुम सराय की रक्षा के लिए इनका इस्तेमाल करते रहोगे, क्योंकि तुमने बाकी सबसे इनका कंट्रोल छीन लिया है। मुझे नहीं पता कि यह कैसे होगा, उस छोटे पौधे ने कहा। उसकी आवाज एक पतली सी चीख में बदल गई थी। कछुआ तुम्हें सिखा देगा, लेक्स ने कहा, और फिर मुड़कर कछुए को चुपचाप देखा। ये पहली बार था जब उसके हाथ से हालात का कंट्रोल निकल गया था, और लेक्स को ये कुछ मजेदार भी लगा। वह ये भी नहीं भूला था कि वह छोटा सा शरारती जीव चुपके से एमपी पेमेंट ले रहा था। ऐसा लग रहा था कि कछुआ अब अपनी शरारती उम्र में कदम रख रहा है। अगर और कुछ चाहिए हो तो मुझे बताना, लेक्स ने आखिरी बार कहा, और फिर टेलीपोर्ट होकर अपने अगले वकर के पास चला गया। उसे सच में बहुत सारा इलाका घूमना था और बहुत सारा काम करना था, लेकिन एक तरह से शायद यही सब कुछ फिर से पटरी पर लाने का सबसे अच्छा तरीका था। वह कुछ ऐसे वर्करों से मिला जो हैरी की शादी की प्लानिंग कर रहे थे और कुछ चीजों के लिए लेक्स की इजाजत चाहते थे। वह ऐसे वर्करों से मिला जिनका, जैसा कि उम्मीद थी, सराय के बेहद ऑर्गेनिक और पोषक तत्वों से भरपूर खाना ज्यादा खाने की वजह से थोड़ा वजन बढ़ गया था। और वह कुछ ऐसे लोगों से भी मिला जो सिर्फ इस मशहूर इनकीपर से मिलने के लिए झूठे बहाने बना रहे थे। वह जेरार्ड की पुरानी रेसिंग टीम से मिला, जिनकी संख्या अब काफी बढ़ गई थी। उनकी गोल्फ कार की पूरी फ्लीट सराय में हर जगह दिखाई दे रही थी, कुछ तो मिडनाइट ट्रेन के साथ रेस भी लगा रही थी। वह लिटिल ब्लू से मिला, वह उड़ने वाली वेल जो पिछले कुछ महीनों में काफी ज्यादा खुशमिजाज हो गई थी। और वह कुछ ऐसे जानवरों से भी मिला जो इतने लंबे समय से सराय में रह रहे थे कि उन्होंने अब साधना करना भी शुरू कर दिया था। सब कुछ ठीक चल रहा था, तभी वह वेल्मा से मिला। वह अपने पीछे कई सारे बैग खींचती हुई उसके पास आई, जिनमें से हर एक बैग नोटबुक से भरा हुआ था। उसे कुछ रिपोर्ट देनी थी, और वे रिपोर्ट बेहद बारीकी से तैयार की गई थी। आखिर वह सराय की गॉसिप क्वीन जो थी। काफी समय हो गया है, लेक्स ने वेल्मा की ओर देखते हुए कहा, और पूरी कोशिश की कि उसकी नजर उसके पीछे रखे कई थैलों पर न पड़े। चाहे कुछ भी हो, वेल्मा और जेरार्ड की लेक्स के दिल में एक खास जगह थी, क्योंकि वे पहले ऐसे कर्मचारी थे जिन्हें उसने सराय में काम पर रखा था। वे हर मुश्किल में उसके साथ खड़े रहे थे, और इस सफर में उनकी मदद अनमोल थी। कुल मिलाकर ये कहना गलत नहीं होगा कि लेक्स उन्हें सचमुच बहुत याद करता था। हाँ, बहुत लंबा समय बीत गया है, उसने अपनी आवाज में पेशेवर लहजा बनाए रखते हुए कहा, हालांकि लेक्स साफ तौर पर महसूस कर सकता था कि वह अंदर से कितनी भावुक हो रही थी। हमारे बीच इतनी औपचारिकता की कोई जरूरत नहीं है, अब तो हम पुराने दोस्त बन चुके हैं। इनकीपर की बातें सुनकर वेल्मा हल्की सी कांपी और फिर सहज हो गई। उसकी मुस्कान और चौड़ी हो गई, और उसने इनकीपर को बैठने का इशारा किया। उसने कुछ नाश्ता और जलपान तैयार करके रखा था, क्योंकि उनकी यह मुलाकात छोटी नहीं होने वाली थी। मुझे उम्मीद है कि आपने खूब मजा किया होगा, वेल्मा ने कहा, लेकिन फिर उसकी आंखों में एक चमक आ गई जब वह उन बातों पर आई जिनकी उसे सचमुच परवाह थी। और हाँ, अगर आपको कोई दिल को छू लेने वाली प्रेम कहानियां सुनने को मिली हों, तो मुझे उम्मीद है कि आप उन्हें मेरे साथ जरूर साझा करेंगे। लेक्स ने हल्की सी मुस्कान बिखेरी और तेजी से अपनी यादों को खंगाला कि क्या उसे कोई प्रेम कहानी याद आ रही है। उस विलासी राजा की रानियों की फौज को देखकर तो वह बिल्कुल भी रोमांटिक इंसान नहीं लगता था, और बाकी सब लोग क्रेवन को मारने में इतने व्यस्त थे कि किसी अच्छी खासी प्रेम कहानी के लिए उनके पास समय ही नहीं था। ज्यादा से ज्यादा दिनों और उसकी पत्नी की कहानी को ही शायद प्रेम कहानी माना जा सकता था। मैं एक ऐसे राज्य में गया था जिस पर किसी परग्रही जाति ने हमला बोल रखा था, इसलिए मुझे वहां कोई भी अच्छी प्रेम कहानी देखने सुनने का मौका ही नहीं मिला। कितनी अफसोस की बात है, उसने उदास लहजे में कहा। हालांकि लेक्स मन ही मन सोच रहा था कि उसकी यह हमदर्दी उस पर हमला झेल रहे राज्य के लिए थी या फिर प्रेम कहानियों की कमी के लिए।
लेकिन उसकी यह उदासी ज्यादा देर तक नहीं टिकी। जैसे ही उसने थैलों में से एक की जिप खोली और उसमें से अपनी पहली फाइल बाहर निकाली, उसका चेहरा फिर से खुशी से खिल उठा। दूसरी तरफ दिन में हर तरह की प्रेम कहानियां भरी पड़ी थीं। जब मैं उन कहानियों के बारे में जान रही थी तो मुझे अलग अलग दुनियाओं के बारे में भी कई दिलचस्प बातें पता चलीं। मिसाल के तौर पर पृथ्वी को ही ले लीजिए। जब उसने अपना बाइंडर खोला तो लेक्स को उम्मीद थी कि उसे अपने ग्रह के प्रेम प्रसंगों को समर्पित कोई स्क्रैपबुक देखने को मिलेगी। लेकिन इसके बजाय उसने जो देखा वह रहस्यों की एक बेहद व्यवस्थित और पूरी तरह से उजागर की गई सूची थी। भले ही इस ग्रह पर अब फर्नांडा का राज है, लेकिन उसके नीचे राजनीतिक साजिशों का एक जाल बुना हुआ है जिसे इस ग्रह पर कैद कई राजनीतिक कैदी गुपचुप तरीके से नियंत्रित कर रहे हैं। उसने बाइंडर से कुछ पन्ने निकाले जिन पर पृथ्वी के कुछ प्रमुख राजनीतिक नेताओं की तस्वीरें थीं। साथ ही उन तथाकथित राजनीतिक कैदियों की भी तस्वीरें थीं जो पर्दे के पीछे से इन नेताओं को नियंत्रित कर रहे थे। लेक्स जैसे जैसे और सुनता गया वह और भी ज्यादा गंभीर होता गया। बात यहां तक पहुंच गई थी कि पिछले 200 सालों में हुए 90% से ज्यादा युद्धों की जड़ में वही 3 कैदी थे और मजे की बात ये कि वे तीनों आपस में दोस्त थे। दरअसल वेल्मा ने तो ये भी पता लगा लिया था कि पृथ्वी के नेसेंट कल्टीवेटर्स में से एक, जिसे लोग प्यार से फैटी कहकर बुलाते थे, असल में एक बिल्कुल साधारण इंसान था। वह तो बस एक इत्तेफाक से मिले खजाने की बदौलत अपनी मौजूदा ऊंचाई तक पहुंच गया था। हालांकि इस मामले की असल सच्चाई ये थी कि उन कैदियों में से एक ने एक शर्त हार दी थी और सजा के तौर पर उसे अपने निजी संग्रह से एक खजाना निकालकर पृथ्वी पर मौजूद एक नश्वर इंसान को देना पड़ा था। मानो इतना ही काफी न हो, कैदियों का एक समूह नेसेंट कल्टीवेटर्स को प्रभावित कर रहा था, तो वही दूसरा समूह तथाकथित विद्रोह को नियंत्रित कर रहा था और वे इन सब चीजों को महज एक तरह का मनोरंजन समझ रहे थे। लेक्स जैसे जैसे और सुनता गया वह और भी ज्यादा हैरान और अचंभित होता गया। वह इसलिए हैरान था क्योंकि उन कैदियों की पहुंच और प्रभाव का दायरा अविश्वसनीय रूप से विशाल था, और वह इसलिए अचंभित था क्योंकि वेल्मा ने जिस बारीकी और विस्तार के साथ ये सारी जानकारी जुटाई थी वह वाकई काबिले तारीफ थी। उसके पास उन साजिशों की जटिलता और पेचीदगियों को समझने का भी समय नहीं था जिन्हें वेल्मा उसके सामने उजागर कर रही थी। हालात ऐसे थे कि अगले कुछ घंटे हवा की तरह तेजी से गुजर गए, लेकिन बदकिस्मती से उन कुछ घंटों का मतलब ये बिल्कुल नहीं था कि उन्होंने सारे बाइंडर खंगाल लिए थे। जी नहीं, उन्हें सिर्फ एक ही बाइंडर को पूरा पढ़ने में इतना ज्यादा समय लग गया था जिस पर पृथ्वी अर्थ का लेबल लगा हुआ था। बाकी किसी भी बाइंडर का लेक्स के ग्रह से कोई लेना देना नहीं था। सच कहूं तो इस बात ने एक बार फिर लेक्स को वेल्मा की काबिलियत देखकर हैरान कर दिया। जब उसने वेल्मा से पूछा कि उसने ये सब कैसे सीखा, तो उसने बताया कि यह तो बस बेकार की जानकारियों का उसका अपना संग्रह है जो उसे अलग अलग मेहमानों से उनकी प्रेम कहानियों के बारे में पूछते हुए मिली थी। लेक्स का मुंह खुला का खुला रह गया, जाहिर है सिर्फ मन ही मन। असल में उसके चेहरे के हाव भाव में बस जरा सा ही बदलाव आया जिससे वेल्मा की मेहनत के लिए उसकी सच्ची तारीफ झलक रही थी। आखिर में लेक्स इस नतीजे पर पहुंचा कि वह आज वेल्मा की पूरी ब्रीफिंग नहीं सुन सकता। इसके बजाय उसने वेल्मा से कहा कि वह हर रोज उसके किसी एक बाइंडर के बारे में विस्तार से सुनेगा। वेल्मा को यह बात बहुत ही संतोषजनक लगी क्योंकि उसे तो यही लगा था कि सराय मालिक बस उसके बाइंडर अपने पास ले लेगा और अपनी फुर्सत में उन्हें पढ़ेगा। लेकिन हर रोज उसे बाइंडर के बारे में बताने का मौका देकर मालिक ने न सिर्फ ये पक्का किया कि उनकी मुलाकातें अक्सर होती रहेंगी, बल्कि उसने वेल्मा को अपनी कड़ी मेहनत पूरी तरह से दिखाने का मौका भी दिया। लेकिन पृथ्वी से आए उस बाइंडर का काम अभी खत्म नहीं हुआ था। नहीं, उसने वेल्मा से एक और बाइंडर बनाने को कहा जिसमें सिर्फ उन सभी लोगों से जुड़ी जानकारी हो जो गुपचुप तरीके से पूरी पृथ्वी पर युद्ध और कलह फैला रहे थे। वह सबसे पहले पृथ्वी की नई शासक फर्नांडा को चीजें ठीक करने का एक मौका देगा। अगर वह ऐसा नहीं कर पाई तो वह सारी जानकारी सार्वजनिक कर देगा। वेल्मा के साथ काम खत्म करने के बाद अनगिनत दूसरे कर्मचारियों ने भी मीटिंग के लिए अनुरोध किया था, जिनमें जेरार्ड भी शामिल था, इसलिए लेक्स अभी भी खाली नहीं हुआ था। हालांकि मीटिंग्स के बीच उसे कुछ समय मिल ही गया जिसमें उसने इनहेरिटेंस लाउंज को खोला और अपनी नई रिमोट प्रेजेंस क्षमता का इस्तेमाल किया। रिमोट प्रेजेंस क्षमता की मदद से वह सिस्टम परिसर में कहीं भी अपना एक होलोग्राफिक प्रोजेक्शन बना सकता था। इस मामले में इसमें टैवरन भी शामिल था। ये लेक्स के लिए बहुत जरूरी था क्योंकि जब वह सराय में चक्कर लगा रहा था तभी कुछ लोग उससे मिलने के लिए टैवरन में आ पहुंचे थे। खास तौर पर जोसेफ नोएल वहां आया था, जिसके ठीक पीछे पीछे मारियो और एलियो रिक्की भी आए थे। वे बहुत ही गुपचुप तरीके से आए थे ताकि किसी को पता न चले कि वे एक साथ आए हैं। इसके अलावा वे सीधे एक निजी कमरे में चले गए ताकि उन्हें एक साथ देखे जाने का कोई खतरा न रहे। आखिरकार मारियो रिक्की बेबीलोन का गॉडफादर था जबकि जोसेफ उस शहर का असली मालिक था। सैद्धांतिक रूप से उन्हें एक दूसरे का विरोधी होना चाहिए था, न कि इतना करीब। हालांकि लेक्स ने बहुत पहले ही यह अंदाजा लगा लिया था कि उनके बीच जरूर कोई करीबी रिश्ता होगा। अब जब जोसेफ को पता चल गया था कि लेक्स हमनेशन के शाही परिवार के साथ मिलकर काम कर रहा है, तो उसने अपनी चौकसी थोड़ी कम कर दी थी और व्यापार पर चर्चा करने के इरादे से वहां आया था। लेक्स का इन छोड़कर कहीं भी जाने का कोई इरादा नहीं था, इसलिए रिमोट प्रोजेक्शन क्षमता उसके बहुत काम आई। इसके अलावा उसकी कल्टीवेशन बढ़ने के साथ साथ उसकी मानसिक क्षमताएं भी इतनी बेहतर हो गई थी कि लेक्स को अपना खुद का काम करते हुए भी उस प्रोजेक्शन को नियंत्रित करने में कोई दिक्कत नहीं हुई। जब लेक्स का प्रोजेक्शन उस निजी कमरे में दाखिल हुआ तो जोसेफ और बाकी सभी लोग सम्मानपूर्वक उसका स्वागत करने के लिए खड़े हो गए। ऐसा लग रहा था मानो सभी को पहले से ही यह बता दिया गया हो कि लेक्स के सामने उन्हें किस तरह का बर्ताव करना है। लेक्स, मुझे पता है कि तुम उनसे पहले भी मिल चुके हो, लेकिन फिर भी मैं तुम्हारा उनसे दोबारा परिचय करवाना चाहूंगा। यह मारियो है, मेरे कई व्यवसायों का जमीनी स्तर पर काम संभालने वाला मेरा मैनेजर। मारियो, लेक्स ने सिर हिलाकर अभिवादन करते हुए कहा। लेक्स, मारियो ने भी उसी तरह सिर हिलाकर जवाब दिया। भविष्य में वह मेरी तरफ से व्यापार करेगा। इसके अलावा, हालांकि यह थोड़ा मुश्किल था, मैंने तुम्हारे लिए 100 एनर्जी क्रिस्टल का इंतजाम कर लिया है। हालांकि ये अगले कुछ हफ्तों में 10-10 के बैच में पहुंचाए जाएंगे। ये तो बहुत बढ़िया है। तुमने जो चीजें मांगी थी वे भी मेरे पास हैं। मैं किसी से उन्हें अंदर भिजवा देता हूँ। वैसे मुझे काफी सारा सामान मिल गया है। जाहिर है इसकी कीमत 100 क्रिस्टल से ज्यादा हो गई है, इसलिए तुम खुद ही चुन लो कि तुम्हें कौन सी चीजें चाहिए और कौन सी नहीं।
ये खबर सुनकर जोसेफ हैरान भी हुआ और बहुत खुश भी, और जब रिक एक संदूक में भरकर बेहद दुर्लभ खजाने ले आया तो उसकी खुशी का ठिकाना ही न रहा। मन ही मन वह सोच रहा था कि जब लेक्स को दूसरे खजाने इतनी आसानी से मिल जाते हैं तो उसे एनर्जी क्रिस्टल ढूंढने में इतनी दिक्कत क्यों हुई। लेकिन उसने कोई शिकायत नहीं की। जो सामान उसे चाहिए था उसके लिए बाजार में कोई जगह ही नहीं थी, क्योंकि वह सामान कभी उपलब्ध ही नहीं होता था। इसकी तुलना में एनर्जी क्रिस्टल भले ही बहुत महंगे थे, लेकिन कम से कम वे मिल तो जाते थे। आखिरकार दोनों पक्षों की खुशी के साथ उनकी यह मुलाकात खत्म हुई। लेक्स तो खासकर बहुत खुश था, क्योंकि उसने क्रेवन के रहस्यों के बारे में जानने के लिए जोसेफ पर निर्भर रहने की योजना बनाई थी। ऐसा इसलिए था क्योंकि उसने मैरी से पूछा था कि क्या पिछली घटना जैसी कोई और घटना दोबारा हो सकती है जिसमें वह किसी दूसरे लोक में फंस गया था। मैरी ने बस इतना ही जवाब दिया कि जब तक वे उस विसंगति का पता नहीं लगा लेते जिसकी वजह से लेक्स पहली बार उस लोक में पहुंचा था, तब तक वे उसके खिलाफ कोई एहतियाती कदम नहीं उठा सकते। जोसेफ और मारियो से बात खत्म करने के बाद लेक्स ने अपना प्रोजेक्शन बंद नहीं किया। इसके बजाय वह अगिस के पास गया, जो उस समय टैवन में बैठा रोलान से फिर से बातचीत कर रहा था। युवराज ने तुरंत जवाब दिया, जिससे रोलान के पास उस पल के लिए साथ देने के लिए केवल फ्राइज की एक प्लेट ही बची। जब वह कमरे में दाखिल हुआ तो लेक्स ने जरा भी समय बर्बाद नहीं किया और उसे 2 चाबियां सौंपी, एक प्लेटिनम की और दूसरी सोने की। शुरू में लेक्स ने सोचा था कि वह अगिस को उसकी अपनी चाबी तब तक नहीं देगा जब तक कि वह जगन से प्लेटिनम वाली चाबी का इस्तेमाल न करवा ले, लेकिन फिर उसने इतना सख्त न होने का फैसला किया। इससे न केवल अगिस पर एक बेहतर प्रभाव पड़ेगा, बल्कि यह इस बात का भी ध्यान रखेगा कि क्रिस्टल क्षेत्र अब सिस्टम से जुड़ा हुआ है और सोने के दरवाजे कहीं भी अचानक प्रकट हो सकते हैं। उनका इस्तेमाल करके अगिस कभी भी गलती से सराय में पहुंच सकता था, इसलिए उसने पहले उसे सोने की चाबी देना ही बेहतर समझा। हालांकि अगर उसे प्लेटिनम वाली चाबी चाहिए होती तो उसे वह काम पूरा करना पड़ता। बेशक इस बात की संभावना बहुत कम थी कि अगिस को कोई सोने का दरवाजा मिलेगा, लेकिन लेक्स अब किस्मत पर भरोसा नहीं करता था। उसे सोने की चाबी देने का एक बड़ा नुकसान भी था, वह ये कि उसकी दौलतमंद हैसियत को देखते हुए सराय में काम करके उसे ऐसी कोई खास चीज नहीं मिलने वाली थी जिसे वह खुद न खरीद सकता हो। इस बात ने उसे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि उसे अपने कर्मचारियों के लिए मिलने वाले फायदों में सुधार करने की जरूरत है। यह एक और चीज थी जिसे वह अपनी लगातार बढ़ती करने लायक कामों की सूची में जोड़ने वाला था। यह एक सोने की चाबी है और ये तुम्हें मिडनाइट इंड तक ले जा सकती है। तुम जब चाहो वहां एक मेहमान के तौर पर जाकर बेहतर अवसरों की तलाश शुरू कर सकते हो। लेकिन अगर तुम मिडनाइट इंड में शामिल होना चाहते हो तो तुम्हें जगन से प्लेटिनम वाली चाबी का इस्तेमाल करवाकर खुद को साबित करना होगा। बड़ी सावधानी से अगिस ने लेक्स के हाथ से चाबियां लीं। उसके चेहरे के हाव भाव बेहद गंभीर थे। उसे जरा भी उम्मीद नहीं थी कि उसे सराय में प्रवेश इतनी आसानी से मिल जाएगा, लेकिन साथ ही उसने उनके बीच हुए सौदे से मुकरने या जगन से बचने के बारे में सोचा भी नहीं। चाहे वह सराय में शामिल हो या न हो, उनके रिश्ते की शुरुआत किसी बुरे अनुभव से न करना ही सबसे बेहतर होगा। जगन को ढूंढने की कोशिश करने से पहले बेझिझक उस सुनहरी चाबी का एक बार इस्तेमाल कर लेना। ये जानना अच्छा रहेगा कि तुम किस चीज के लिए लड़ रहे हो। एजिस ने अपनी सांस थाम ली, क्योंकि लेक्स के कहने से पहले ही उसका मन जोरों से यही करने को कर रहा था। अब जब उसे इजाजत मिल गई थी, इससे पहले कि वह तय कर पाता कि उसे क्या करना है, लेक्स ने अपना प्रोजेक्शन हटा लिया और एजिस के सामने से गायब हो गया, जिससे एजिस बुरी तरह से डर गया। किसी अमर प्राणी को अचानक चौंका देना आसान नहीं होता, लेकिन लेक्स बार बार यही कर रहा था। जहां तक लेक्स की बात थी, वह प्लानिंग डिवीजन के साथ एक मीटिंग में था। उन्होंने इनके मौजूदा सेटअप में कई बदलाव और सुधार सुझाए थे, जिनमें मेन स्ट्रीट भी शामिल थी। ये वह जगह थी जहां पहले इनके सभी मुख्य आकर्षण मौजूद हुआ करते थे। अब पार्टी विलेज के जुड़ जाने से ज्यादातर भीड़ उसी तरफ खींची चली जाती थी, जबकि मेन स्ट्रीट और इनका बाकी हिस्सा उन मेहमानों के लिए एक शांत और सुकून भरी जगह बन गया था जो बस घूमने फिरने के लिए आए थे। दरअसल पार्टी विलेज के बनने के बाद से एक बहुत ही कमाल की चीज हुई थी, जिस पर लेक्स ने बहुत लंबे समय से ध्यान नहीं दिया था। जब पृथ्वी ने मिडनाइट गेम्स का सांस्कृतिक हिस्सा जीता था तो उन्हें एक ऐसा इनाम मिला था जिसके तहत वे अपने सबसे बेहतरीन कलाकारों को इंट में बुलाकर मुफ्त में परफॉर्म करवा सकते थे। असल में उन्हें अपने परफॉर्मेंस के लिए पैसे भी मिलने वाले थे, लेकिन क्योंकि इंट में ऐसे कार्यक्रमों को आयोजित करने के लिए कोई सही जगह नहीं थी, इसलिए उनके इनाम का ये वाला हिस्सा कभी इस्तेमाल ही नहीं हो पाया था। अब आखिरकार पृथ्वी के कोने कोने से आए अलग अलग कलाकारों को पूरे ब्रह्मांड के सामने सीधे परफॉर्म करने का मौका मिल रहा था। और कुछ नहीं तो कम से कम इससे पृथ्वी की अर्थव्यवस्था और साथ ही कल्टीवेशन को तो एक नई रफ्तार मिल ही गई थी। अब पृथ्वी पर नेसेंट दायरे के 100 से भी ज्यादा साधक मौजूद थे, लेकिन बेहतर माहौल होने की वजह से उनमें से लगभग सभी लोग हमेशा के लिए इंट में ही आकर बस गए थे। इन सब बातों को एक तरफ रखते हुए लेक्स मेन स्ट्रीट के नवीनीकरण की योजनाओं पर नजर डाल रहा था, तभी उसकी नजर एक ऐसे प्रस्ताव पर पड़ी जिसमें एक गॉथिक शैली वाले विशाल गिरजाघर को बनाने का सुझाव दिया गया था। वह ये बात बहुत पहले ही समझ चुका था कि प्लानिंग डिवीजन में काम करने वाले सभी कर्मचारियों का अपना एक अनोखा व्यक्तित्व था, और अक्सर उनके काम में उनके व्यक्तित्व की झलक साफ दिखाई देती थी। उसे उस गिरजाघर के गॉथिक शैली में होने से कोई भी दिक्कत नहीं थी, बस वह धार्मिक इमारतों को बनाने से बचना चाहता था, क्योंकि वह खुद को धर्म से जुड़े मामलों में फंसाना नहीं चाहता था। सिर्फ पृथ्वी ही धर्मों और धार्मिक कट्टरपंथियों से भरी पड़ी थी, बाकी पूरे ब्रह्मांड की तो बात ही छोड़िए। इसलिए यह एक ऐसा विवादित विषय था जिससे वह साफ तौर पर दूरी बनाए रखना चाहता था। फिर भी जिस पल उसने प्रस्तावों की सूची से कैथेड्रल को हटाने के लिए चुना, उसी पल एक छिपा हुआ मिशन शुरू हो गया। छिपा हुआ मिशन अलग अलग मेहमानों को जीवित रहने के लिए अलग अलग तरह के माहौल की जरूरत होती है। पूरे ब्रह्मांड से आने वाले अलग अलग तरह के मेहमानों, जिनमें देवी देवता भी शामिल हैं, के लिए 5 अनोखे पर्यावरणीय बायोम तैयार करें। मिशन की प्रगति 3/5 पूरी हुई। तारांकन स्थिर स्थलीय बायोम का मुथल पुथल वाला, तारांकन जलीय बायोम, तारांकन स्थिर भूमिगत बायोम जमीन के नीचे। उसे रुकना पड़ा, न सिर्फ इसलिए कि बायोम तय करने का तरीका कितना अनोखा था, बल्कि इसलिए भी कि वह इस क्वेस्ट को लगभग तुरंत ही पूरा कर सकता था। ऐसा इसलिए था क्योंकि जैसे ही वह कैथेड्रल बनाता तो माना जाता था कि उसे एक और बायोम मिल जाएगा।
यह एक ऐसा बायोम होता जहां दिव्य प्राणी रह सकते। असल में उसके मौजूदा बायोम जमीन पर, पानी में और जमीन के नीचे सभी को अनोखे बायोम माना जाता था, लेकिन न जाने क्यों खुली हवा को बायोम नहीं माना जाता था। या शायद ये जमीन वाले बायोम का ही एक हिस्सा था। तो फिर एक और बायोम पाने के लिए उसे और क्या करना पड़ता? आखिरकार मिडनाइट माउंटेन की चोटी पर बर्फीला इलाका था, फिर भी मौसम में आए इस बदलाव को एक अलग बायोम नहीं माना गया था। उसने यह अंदाजा लगाया कि वहां का माहौल इतना ज्यादा अलग नहीं था कि उसे एक अलग बायोम माना जा सके। ये पता लगाने के लिए उसे कुछ प्रयोग करने पड़ते। इसके अलावा क्या उसके पास ऐसे मेहमान भी थे जो इतने समय से जमीन के नीचे रह रहे थे? उसे इस बात पर ध्यान देना था, क्योंकि उसे यह पता लगाना था कि उनकी मेहमाननवाजी कैसे की जाए। अचानक से ढेर सारे नए काम आ जाने की वजह से लेक्स ने प्लानिंग डिवीजन के साथ मीटिंग जल्दी खत्म कर दी। उसने मेन स्ट्रीट में किए गए उनके बदलावों को मंजूरी दे दी और उनसे कहा कि उन्हें अपनी बाकी मीटिंग फिर से शेड्यूल करनी पड़ेगी। ठीक उसी समय मेन स्ट्रीट में बदलाव आने लगे। बीच की सड़क और चौड़ी हो गई और जो इमारतें न्यूयॉर्क के शहरी स्टाइल की तरह एक दूसरे से बिल्कुल सटकर बनी थी, उनके बीच अब थोड़ी दूरी आ गई। कुछ इमारतें और भी ऊंची और चौड़ी हो गईं, लेकिन बार्बर शॉप, बैटल एक्स और गेमिंग डैन के मामले में वे बस थोड़ी बड़ी हुई, उनमें कोई नई मंजिल नहीं बनी। जमीन से स्ट्रीट लाइटें उगाई, वे पौधों की तरह बढ़ रही थीं और सड़क पर खाली जगहों को भर रही थीं। फुटपाथ के किनारों पर छोटी बड़ी बेंचें दिखाई देने लगी, जो फूलों से भरे हरे भरे इलाके ग्रीनबेड के ठीक सामने थीं। चौराहों पर मूर्तियां दिखाई देने लगी, ये सराय के उन सभी अलग अलग कर्मचारियों की थी जिन्होंने कुछ नाम कमाया था। मूर्तियों के नीचे छोटी छोटी तख्तियां लगी थी जिन पर हर कर्मचारी का नाम लिखा था। भले ही प्लानिंग डिवीजन मेन स्ट्रीट को फिर से व्यवस्थित करना चाहता था, लेकिन लेक्स ने इसके मूल लेआउट में कोई छेड़छाड़ न करने का फैसला किया। शायद कुछ बड़े आकर्षण जैसे कि एवलॉन बिल्डिंग मेन स्ट्रीट पर ज्यादा सही लगते, लेकिन उसे अपने कर्मचारियों द्वारा चलाई जाने वाली छोटी दुकानें ही ज्यादा पसंद थीं। वे अनोखी और बेजोड़ थीं, जिससे उन्हें एक खास पहचान मिली और सड़क का आकर्षण और भी बढ़ गया। फिर भी उसने मेन स्ट्रीट पर एक गॉथिक कैथेड्रल बनाने की इजाजत दे दी, हालांकि उसने उसे सड़क के बिल्कुल आखिर में बनवाया। यह एक बहुत बड़ी इमारत थी जो देखने में किसी विशाल भूरे पत्थर या खनिज से तराशी हुई लगती थी। जहां भी थोड़ी सी भी खाली जगह थी, वहां गार्गोयल और अलग अलग तरह के राक्षसों की मूर्तियां खड़ी थीं, जो रंगीन शीशों पर बनी देवदूतों और आत्माओं की तस्वीरों के बिल्कुल विपरीत थीं। बस इतना ही था, वहां उपदेश या पूजा पाठ के लिए कोई मुख्य मंच नहीं था, न ही देवी देवताओं की कोई मूर्तियां या तस्वीरें थीं। फिर भी वह जगह एक अजीब और अनोखी आभा से भरी हुई थी, जो एक ही समय पर अशुभ भी लग रही थी और बेहद शानदार भी। लेक्स जानता था कि यह वही तथाकथित दिव्य आभा थी जो एक ऐसा माहौल बनाती थी जो खास तौर पर दिव्य मेहमानों की मेजबानी के लिए ही बना होता था। शायद वह इस बारे में और जानकारी जुटाएगा, और सच कहूं तो उसे एक बहुत बढ़िया तरीका सूझ गया था कि उसे अपनी सारी जानकारी और नई साधना तकनीकें कहां से मिलेंगी। जब वह आखिरकार आजाद हुआ तो वह एक्स 142 वापस गया और एक बार फिर इन्फिनिटी एम्पोरियम गया। वहां उसका अनुभव अच्छा रहा था और उसे याद आया कि उस व्यक्ति ने उससे कहा था कि अगर लेक्स को इंतजार करने में कोई दिक्कत न हो तो वह उन चीजों के लिए ऑर्डर दे सकता है जो तुरंत उपलब्ध नहीं थी। लेकिन अभी अगले बायोम को विकसित करने का समय था। लेक्स धीरे धीरे बहती नदी की ओर चला और सोचता रहा कि वह किस तरह का नया माहौल बनाना चाहता है। उसने अपने हाथ पानी में डुबोए और उन कई चीजों में से एक को अपनी लिस्ट से हटा दिया जो उसकी लिस्ट में बहुत बहुत लंबे समय से थी। आखिरकार उसने सराय में मैजिक कारपेट को शामिल कर ही लिया। उसने सराय में पृथ्वी के कई जानवर शामिल किए थे, लेकिन दूसरे ग्रहों से लगभग कोई नहीं। जब उसने वह बड़ी लाल खूबसूरत मछली देखी तो वह जान गया कि उसे उन्हें सराय में रखना ही होगा। लेकिन सिस्टम कुछ भी नहीं से कुछ भी नहीं बना सकता था। उसे उन जानवरों के लिए सिस्टम को कुछ डीएनए देना पड़ता था जिन्हें वह बुलाना चाहता था। इसके अलावा उनमें किसी भी तरह की कोई कल्टीवेशन नहीं होनी चाहिए थी। इसके अलावा अगर उनके शरीर बहुत ज्यादा जटिल होते या उनमें कोई अनोखा खजाना छिपा होता तो उन्हें भी रेप्लिकेट नहीं किया जा सकता था। लेक्स मुस्कुराया जब उसने महसूस किया कि एक मैजिक कारपेट उसके पैर से रगड़ खा रहा है। वह सोच रहा था कि उसे एक बिल्कुल अलग तरह का माहौल बनाना होगा ताकि उसे एक बायोम माना जा सके। अभी वह ऐसे दो विकल्पों पर विचार कर रहा था। एक था एक ज्वालामुखी के अंदर बना लावा का एक विशाल कुंड और दूसरा था एक बेहद ठंडी गुफा जिसका तापमान -100 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता। जाहिर है वहां ऐसी व्यवस्थाएं की जाती जिनसे ये सुनिश्चित हो सके कि तापमान सराय के बाकी हिस्सों में न फैले और न ही उन्हें प्रभावित करे। आमतौर पर ऐसी परिस्थितियों में वह सिक्का उछालकर फैसला करता, लेकिन चूंकि उसका किस्मत से पूरी तरह भरोसा उठ चुका था, इसलिए उसे खुद ही फैसला लेना पड़ा। इसलिए एक बीच का रास्ता निकालते हुए उसने कुछ बिल्कुल ही अलग किया। लेक्स गायब हुआ और सराय की सीमा के किनारे के पास फिर से प्रकट हुआ। उसने अपने हाथ का एक झटका दिया और जमीन दो हिस्सों में फट गई। सैकड़ों फीट गहरी और 1.6 किलोमीटर लंबी एक खाई बिना किसी आवाज के बन गई। सिर्फ 100,000 MP खर्च करके उसने एक ऐसा घेरा बनाया जिससे ये पक्का हो सके कि घेरे के अंदर और बाहर का तापमान एक दूसरे में दखल न दे। इसके बाद उसने जमीन से कई लावा के झरने निकाले जो गहरी खाई में जाकर उसे धीरे धीरे भरने लगे। वह इस खाई को अपने आप लावा से भर सकता था, लेकिन वह इसे धीरे धीरे भरते हुए देखना चाहता था। उसका इरादा खाई को सिर्फ 3/4 तक भरने का था, जिसके बाद वह एक ऐसा चक्र बनाता जो कभी खत्म न हो। लावा लगातार नीचे गिरता रहता, जबकि नीचे बने कुंड से ठीक उतना ही लावा गायब हो जाता, जिससे लावा का स्तर हमेशा एक जैसा बना रहता। जल्द ही घेरे के अंदर का तापमान तेजी से बढ़ने लगा और कुछ ही देर बाद उसे एक जानी पहचानी टिंक की आवाज सुनाई दी, जो किसी क्वेस्ट के पूरा होने का संकेत थी। तारांकन क्वेस्ट पूरा हुआ। मौजूदा बायोम्स: तारांकन स्थिर स्थलीय बायोम का मुथल पुथल वाला, तारांकन जलीय बायोम, तारांकन स्थिर फोसोरियल बायोम जमीन के नीचे, तारांकन दिव्य बायोम, तारांकन लावा का गड्ढा। तारांकन होस्ट के इनाम की गणना की जा रही है। 1 घंटे से कम समय में क्वेस्ट पूरा करने के लिए इनाम अपग्रेड किया गया। तारांकन 1 अत्यंत अद्वितीय बायोम होने के लिए इनाम अपग्रेड किया गया। तारांकन इनाम रैंक B जोड़, तारांकन इनाम 1 अग्नि मंदिर, तारांकन इनाम 2 नया वकर क्लास अनलॉक हुआ। लेक्स मुस्कुराया क्योंकि आखिरकार उसे कुछ आसान क्वेस्ट मिल रहे थे। इससे पहले एक अमर विशालकाय जीव को भर्ती करने से लेकर 5 स्टार ग्रह पर जाने और एक स्थायी मेहमान जिला बनाने जैसे कामों तक लेक्स को हमेशा अपनी क्षमताओं से कहीं ज्यादा मुश्किल काम मिलते रहे थे।
लेकिन हाल ही में आखिरकार उसे कुछ अच्छे काम मिले थे। उसने अपना सिर हिलाया, इस उम्मीद को मन से निकाल दिया कि उसकी किस्मत सुधर रही है, और अपने इनामों की ओर देखा। फायर टेम्पल एक ऐसी इमारत जहां उग्र स्वभाव वाले देवताओं को ठहराया जा सकता है, हालांकि दूसरे लोग भी यहां आ सकते हैं। इसमें एक दिव्य प्राणी के लिए जरूरी सभी बुनियादी सुविधाएं मौजूद हैं। इसे बेहद गर्म वातावरण में ही बनाया जाना चाहिए। तारांकन श्रमिकों की नई श्रेणी अनलॉक हुई, ड्रेकोनियन अपोस्टल। तारांकन ड्रेकोनियन अपोस्टल एक प्रकार का कीट जो केवल सबसे खतरनाक वातावरण में पाया जाता है। ये बेहद बहुमुखी होते हैं और अपनी जान बचाने की जरूरतों के हिसाब से अपने शरीर की बनावट को आसानी से बदल सकते हैं। एक शक्तिशाली लेकिन सीधे साधे स्वभाव वाली प्रजाति, जब तक इन्हें सेवा करने के लिए कोई स्वामी या प्रचार करने के लिए कोई विचारधारा नहीं मिल जाती, तब तक इनका जीवन अधूरा ही रहता है। यह एक हैरानी की बात थी। लेक्स हमेशा से जानता था कि आखिरकार वह ऐसे श्रमिकों को काम पर रखेगा जो इंसान नहीं होंगे, लेकिन उसे हमेशा यही लगता था कि उन्हें ढूंढने की पहल उसे खुद ही करनी पड़ेगी। सच कहूं तो वह इंसानों के साथ इतना घुल मिल गया था कि उसे दूसरी प्रजातियों को काम पर रखने की जरूरत ही महसूस नहीं हुई थी। असल में उसे कुछ हद तक ये भी लगता था कि सराय मालिक के तौर पर उसकी पहचान इंसानों या कम से कम इंसानों जैसी दिखने वाली प्रजातियों से ही जुड़ी हुई है, क्योंकि हिनाली लोगों ने भी उससे मिलने के लिए इंसानों जैसे ही प्रतिनिधियों को भेजा था। लेकिन इससे पहले कि वह इस बारे में कुछ सोच भी पाता, सिस्टम ने उसे एक नई प्रजाति, या जैसा कि सिस्टम ने इसे नाम दिया था, श्रमिकों की एक नई श्रेणी दे दी थी। उसने 5000 MP खर्च करके एक ड्रेकोनियन अपोस्टल खरीदा ताकि वह देख सके कि वे दिखते कैसे हैं और उन्हें बेहतर ढंग से समझ सके। अब तक उसे बस इतना ही समझ आया था कि वे किसी तरह के कीड़े हैं, लेकिन उसने मन में जैसी कल्पना की थी और जो चीज असल में उसके सामने प्रकट हुई, वे दोनों बिल्कुल अलग थीं। उसके सामने 3 फुट लंबी एक मधुमक्खी प्रकट हुई, जिसने वही खास तरह का सूट पहन रखा था जो मिडनाइट इन के सभी कर्मचारी पहनते थे। उसके पीले रोएदार शरीर की वजह से वह सूट बहुत ही मुलायम और आरामदायक लग रहा था, और उसके सिर के दोनों तरफ बनी 2 विशाल आंखों को देखकर ऐसा लग रहा था मानो वह हर समय किसी प्यारे पिल्ले की तरह मासूम नजरों से ही देख रहा हो। जब वह उसके सामने हवा में मंडरा रहा था तो उससे एक हल्की भिनभिनाहट की आवाज आ रही थी, लेकिन असल में वह आवाज काफी सुखद थी। नमस्ते सराय के मालिक, उसके दिमाग में एक प्यारी बच्चों जैसी आवाज गूंजी। नमस्ते, लेक्स ने जोर से जवाब दिया, ये देखने के लिए कि क्या वह दूत उसे सुन पा रहा है। अपना परिचय दो और यह भी बताओ कि तुम क्या क्या कर सकते हो। मेरा नाम फ्रेडरिक है। मैं ज्यादातर बुनियादी शारीरिक और आध्यात्मिक काम कर सकता हूँ, और बहुत ज्यादा अस्थिर जगहों पर मजबूत ढांचे बनाने में मुझे अपनी जाति का एक खास फायदा मिलता है। अपनी जान बचाने के लिए मैं ऐसी सामान्य जलवायु वाली जगहों पर ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। मेरे लिए वे जगहें सबसे अच्छी हैं जहां बहुत ज्यादा गर्मी, ठंड, रेडियोधर्मी विकिरण, तेज बिजली वाले बादल वगैरह हों। जरूरत के हिसाब से मैं अपना आकार बदल सकता हूं ताकि मैं अपने आसपास के माहौल और काम के हिसाब से ढल सकूं। मेरी जाति का विकास पूरी तरह से उस माहौल पर निर्भर करता है जिसमें हम रहते हैं। हम जितने ज्यादा उथल पुथल वाले माहौल में खुद को ढाल पाएंगे, उतने ही ज्यादा ताकतवर बनेंगे। जाहिर है, हमारे विकास के लिए उस माहौल में आध्यात्मिक ऊर्जा भी होनी चाहिए, लेकिन जरूरी नहीं कि वह ऊर्जा स्थिर ही हो। असल में अगर वह ऊर्जा थोड़ी बहुत हिंसक भी हो तो हमारे लिए और भी अच्छा है। तो ये तो खुद को तकलीफ देकर खुश होने वाली मधुमक्खियों की एक जाति है, लेक्स ने मन ही मन सोचा। जरा इस गहरी खाई पर नजर डालो, तुम्हें क्या लगता है, क्या तुम वहां जिंदा रह पाओगे? लेक्स ने पूछा, और साथ ही उसने उस लगातार बढ़ते हुए लावा के तालाब की तरफ इशारा किया। फ्रेडरिक ने इस बात को बहुत गंभीरता से लिया, और यहाँ तक कि वह उड़कर उस खाई के अंदर भी चला गया ताकि हर चीज को ठीक से देख परख सके। चूंकि वह ड्रैकोनियन दूत एक बिल्कुल ही अलग जाति का प्राणी था, इसलिए लेक्स उसके चेहरे के हाव भाव नहीं पढ़ पा रहा था। सच कहूं तो वह उसके चेहरे के हाव भाव पहचान ही नहीं सकता था, लेकिन उसकी अंतरात्मा ने उसे यह बता दिया कि जब वह उड़कर वापस आया तो वह खुशी और उत्साह से लबालब भरा हुआ था। ये जगह मेरे लिए एकदम सही है, यहाँ रहने से मेरी आध्यात्मिक शक्ति में जबरदस्त बढ़ोतरी होगी, उसने कहा, अपनी खुशी को मुश्किल से रोक पाते हुए। ठीक है, तो फिर जब भी इस इलाके में कोई मेहमान आएगा तो उनकी जरूरतों का ध्यान रखने की जिम्मेदारी तुम्हारी होगी, लेक्स ने तय किया, और फ्रेडरिक का साथ देने के लिए उसने उनमें से कुछ और लोगों को बुलाया। ये काम हो जाने के बाद लेक्स ने फायर टेम्पल को भी उस खाई के अंदर ही रखने का फैसला किया। पता चला कि वह खाई इतनी बड़ी थी कि उसमें एक पुरानी मस्जिद जैसी इमारत समा सकती थी, जिसके चारों कोनों पर ऊंची मीनारें थीं और बीच में एक नुकीला गुंबद था जो असल में मंदिर ही था। लावा की गर्मी में खुद को झुलसाने में लेक्स की कोई दिलचस्पी नहीं थी, हालांकि वैसे भी वह उस गर्मी से सुरक्षित ही रहता, इसलिए लेक्स ने बस मंदिर को स्कैन करके देखा कि वह अंदर से कैसा है। ये सोचकर कि इसमें वह सब कुछ होगा जिसकी देवताओं को जरूरत होती है, उसे उम्मीद थी कि अंदर कुछ कमरे और सुख सुविधाएं होंगी, लेकिन उसे वहां बस मंदिर के बंद हिस्सों में बनी कई वेदियां ही दिखाई दी। इसके अलावा वह मंदिर बहुत ही सादा था और ज्यादातर सजावट की चीजों से ही भरा हुआ था। पिछले कई घंटों से अपने सभी कर्मचारियों से मिलते मिलते उसे थोड़ी थकान महसूस हो रही थी, इसलिए लेक्स ने इसके बजाय अपने कुछ दूसरे कामों को निपटाने का फैसला किया, जिनमें सबसे जरूरी काम वे तोहफे थे जो हेनाली के प्रतिनिधियों ने उसके लिए छोड़े थे। वहां एक चिट्ठी थी जिस पर सीधे हेनाली शब्द उभरे हुए थे। साथ में एक छोटी सीलबंद पुस्तिका थी जिसमें कुछ नियम कायदे लिखे थे, और उसके बगल में एक छोटी लकड़ी की पेटी थी जिसमें उसके लिए कोई तोहफा रखा था। ऐसे सरकारी कामकाज उसके नए दफ्तर में ही करना सबसे सही रहता, इसलिए वह वापस अपने दफ्तर में चला गया और आराम से अपनी कुर्सी पर बैठ गया। उसने मैरी से उन्हें खोलने की कोशिश करने को कहा था, लेकिन वह उन्हें खोल नहीं पाई थी। इस बात की काफी संभावना थी कि लेक्स भी उन्हें खुद न खोल पाए, लेकिन ये तो कोशिश करने पर ही पता चलता। एक पल सोचने के बाद उसने सबसे पहले उस चिट्ठी की तरफ हाथ बढ़ाया, क्योंकि वह सीधे उसी के नाम पर थी। शायद वह हेनाली सभा का न्योता था, अब वह सभा चाहे जो भी रही हो। उसने किसी नाटकीय पल का इंतजार नहीं किया और चिट्ठी हाथ में आते ही उसे खोलने की कोशिश की, लेकिन जैसा कि उम्मीद थी कुछ भी नहीं हुआ। चिट्ठी नहीं खुली। लेक्स अपनी कुर्सी पर पीछे टिक कर बैठ गया और माथे पर बल डालकर सोचने लगा कि वह इसे क्यों नहीं खोल पा रहा है। शायद इसलिए कि वे उसे एक डाउनलोड समझते थे और इसे खोलने के लिए उसे सचमुच एक डाउनलोड जितनी ही ताकत की जरूरत थी। ये तर्क काफी हद तक सही लगता था, और अगर ऐसा ही था तो ये चीजें लंबे समय तक क्यों ही अछूती पड़ी रहेंगी, अगर कभी दोबारा उन्हें छुआ भी गया तो भी।
जब वह सोच विचार कर रहा था तो उसकी नजर मेज पर रखी दूसरी चीजों पर पड़ी और उसने पत्र खोलने वाला औजार देखा। कहीं ऐसा तो नहीं। लेक्स ने मेज पर रखी सभी चीजों को बारीकी से देखा, क्योंकि इससे पहले उसे ऐसा करने का मौका नहीं मिला था। उसने चमड़े की जिल्द वाली उस डायरी से शुरुआत की, लेकिन पाया कि वह असल में कोई डायरी थी ही नहीं। मिडनाइट इन का लेटरहेड एक सराय, और वह भी इतनी प्रतिष्ठित, बिना सही स्टेशनरी के भला कैसे हो सकती है। इस मिडनाइट लेटरहेड का इस्तेमाल इनकीपर द्वारा ऐसे सरकारी पत्र या संदेश लिखने के लिए किया जा सकता है जिन्हें सराय के बाहर भेजना हो। इन पत्रों में इनकीपर की अपनी एक विशेष ऑरा समाई होगी। इनकीपर का कलम, इनकीपर का हर एक शब्द 100 दुनियाओं के बराबर कीमती होता है। इस कलम से कुछ भी लिखने पर उन शब्दों में इनकीपर की अपनी विशेष आभा समा जाएगी। स्याही पात्र जिस माध्यम से शक्ति का संचार होता है, वह माध्यम भी स्वयं में शक्तिशाली होना चाहिए। इस स्याही से लिखा कोई भी शब्द कभी भी गलत समझा नहीं जा सकता, उसका गलत अर्थ नहीं निकाला जा सकता, और न ही उसे तोड़ मरोड़ कर लेखक के इरादों से अलग कोई और मतलब दिया जा सकता है। सराय मालिक का पत्र खोलने वाला लेटर ओपनर एक प्रतिष्ठित व्यक्ति के मित्र भी प्रतिष्ठित ही होने चाहिए। ऊंचे दर्जे के लोगों के बीच होने वाले लेन देन में उचित शिष्टाचार का पालन होना जरूरी है। ये पत्र खोलने वाला यंत्र सराय मालिक के ऑरा का उपयोग करके उन पत्रों और पैकेजों को खोलता है जो सराय मालिक के नाम पर आए होते हैं, ताकि प्राप्तकर्ता की पहचान की पुष्टि की जा सके। सराय मालिक के बिजनेस कार्ड हर कोई हर समय हर जगह मौजूद नहीं हो सकता। ये बिजनेस कार्ड अपने साथ सराय मालिक की ऑरा लिए रहते हैं, और जब इनमें से आध्यात्मिक ऊर्जा प्रवाहित की जाती है तो सराय मालिक की चेतना से जुड़ा हुआ एक अस्थायी क्लोन प्रकट हो सकता है। सराय मालिक इस क्लोन को उन लोगों के पास भेज सकता है जिनसे वह बातचीत करना चाहता है। लेक्स इन चीजों को देखकर सचमुच बहुत प्रभावित हुआ। ये ऐसी चीजें थी जिनका जिक्र अब तक बिल्कुल भी नहीं किया गया था। सराय मालिक के तौर पर उसकी पहचान को बनाए रखने के लिए ये चीजें सचमुच बहुत उपयोगी थी, लेकिन सिस्टम ने अब तक इनके बारे में बताने की जहमत ही नहीं उठाई थी। या शायद ये चीजें उसके नए दफ्तर का ही एक हिस्सा थी, और इसीलिए सिस्टम ने उसे इनके बारे में अलग से कोई सूचना नहीं दी थी। खास तौर पर उन बिजनेस कार्ड्स को देखकर तो लेक्स का दिमाग ही चकरा गया। उनके जरिए उसे सराय मालिक के रूप में अपनी भूमिका को जारी रखने के लिए कई नए और संभावित विकल्प दिखाई देने लगे थे। हेनाली लोगों ने उसे किसी तरह की सभा में शामिल होने का न्योता दिया था, लेकिन सच कहूं तो लेक्स का वहां जाने का कोई इरादा नहीं था। वहां जाने से उसकी असली पहचान उजागर हो सकती थी, और शायद उसके सिस्टम के भी पकड़े जाने का खतरा पैदा हो सकता था। लेकिन अब इन क्लोन्स की मदद से वह वहां जाने के विकल्प पर विचार कर सकता था।